नमस्कार विद्यार्थियों। जेईई एडवांस 2026 का पेपर कितना टफ था, कट ऑफ कितनी जाएगी पिछली बार से ऊपर या नीचे, यही सारे सवाल विद्यार्थियों के मन में अभी मौजूद हैं। और इसीलिए आज हम लेके आए हैं एक शानदार डिटेल्ड सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस 2026 के पेपर का। तो ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो पेपर 2024 से थोड़ी टफर साइड पे था, 2025 के बराबर टफनेस लेवल पे था। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे, थोड़े से कैलकुलेटिव थे, इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा समय जरूर लगा होगा सवाल करने के लिए। पेपर वन का एनालिसिस आपके सामने है। पेपर वन फिजिक्स में 11वीं कक्षा का वेटेज ज्यादा था, 57% क्वेश्चन हमें देखने मिले हैं, 43% ओनली फ्रॉम क्लास 12th। मैकेनिक्स के ज्यादा सवाल पूछे गए थे, न्यूमेरिकल मोर देन वन, थोड़े से कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग जरूर थे, पर जो मैट्रिक्स मैचिंग था वो हर बार की तरह 1 to 1 था, इसलिए वो जरूर स्कोरिंग सेक्शन इस पेपर में था। पेपर टू की अगर हम बात करें, पेपर टू में 12वीं कक्षा का वेटेज काफी ज्यादा हमें देखने मिला, 67%, ओनली 33% फ्रॉम 11th। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स के भर भर के यहां पे सवाल पूछे गए थे। अगेन न्यूमेरिकल सवाल और पैराग्राफ जो कि क्वेश्चन स्टेम के रूप में आए थे वो थोड़े से टाइम टेकिंग कैलकुलेटिव थे, पर मोर देन वन करेक्ट में -2 की जगह -1 मार्किंग होने की वजह से थोड़ा सा ये स्कोरिंग यहां पे बढ़ेगा। अगर कट ऑफ की हम बात करें, जो आपका सवाल होगा 2024 में जो पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट इजियर साइड पे था एडवांस के तुलना में, कट ऑफ 109 गया था। 2025 में लास्ट टाइम टफ पेपर था, 74 वाज द कट ऑफ। इस बार अराउंड एक्सपेक्टेड है, आप मान सकते हैं। पेपर अगेन वाज टफ, वेरी सिमिलर टू 2025 के लेवल में, लेंदी था, टफ था। कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए इन द रेंज 75 to 85, ऐसा ही आप लगभग लास्ट ईयर जैसा ही आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपका स्कोर 110 प्लस बन रहा है जनरल कैटेगरी में, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट इज अ डिसेंट स्कोर। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको आईआईटी का सीट मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो रहा हमारा एनालिसिस। अभी बात करते हैं पेपर वन के सॉल्यूशंस की। तो पेपर वन के एक एक सवाल को हम शानदार तरह से पीट डालेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये था हमारा फिजिक्स का पेपर वन का पहला सवाल। दिस इज सिंगल करेक्ट, पहले 4 सवाल हमारे सिंगल करेक्ट के थे। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए, देखने में बड़ा खतरनाक सवाल लग रहा है, पर ये मोशन का, रिलेटिव मोशन का सीधा साधा सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया है कि एक लार्ज डिस्क है रेडियस आर का, विच इज गिवन टू अस एज स्टेशनरी। ठीक है, तो इवन दो कॉम्प्लिकेटेड मोशन लगता है, पर ये बड़े डिस्क के स्टेशनरी होने से काम आसान हो जाएगा। 2 छोटे डिस्क है, उसका रेडियस गिवन है r/50, जो कि इस बड़े डिस्क के सर्कमफ्रेंस के ऊपर प्योर रोलिंग कर रहे हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं यहां पे 2 ओमेगा और ओमेगा से ऑपोजिट डायरेक्शंस में। द क्वेश्चन इज, अभी टाइम 0 पे कांटेक्ट में है, कितने टाइम बाद ये वापस कांटेक्ट में आएंगे, दे आर अगेन इन कांटेक्ट, वो हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ओके, सबसे पहले मोशन को समझते हैं। सबसे पहले मोशन की फील लो। तो यहां पे कोई ग्रेविटी हमें कंसिडर नहीं करना है और ना ही बड़े डिस्क का कोई मूवमेंट है। तो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बस छोटे डिस्क का मूवमेंट हमें यहां पे देखना है। और छोटे डिस्क क्या करेंगे, हमें पता है छोटे डिस्क यहां पे प्योर रोलिंग करते हुए, इस डिस्क के ऊपर प्योर रोलिंग करते हुए वापस एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। सो हम ध्यान से देखें, तो ये पहला डिस्क, ये वाला, ठीक है, ये पहला डिस्क जो है ये ऐसे रोल करता हुआ आएगा दिस ऑन द स्टेशनरी बिगर डिस्क, और रोल करते 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 इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम देखेंगे तो इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन, ये सेंटर ऑफ मास यहां पे घूमेगा और सेंटर ऑफ मास घूमता हुआ यहां पे पहुंचेगा। तो दिस डिस्क नंबर 1 जो 2 ओमेगा से घूम रहा है, ये ऐसा रोल करता हुआ, फील लीजिए, इस बड़े डिस्क पे रोल करता हुआ यहां पे कहीं पहुंचेगा। वहीं पे अगर अपन दूसरे डिस्क की बात करें, ये वाला डिस्क की, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये ओमेगा से अगेन प्योर रोलिंग करता हुआ बिना स्लिपिंग के यहां पे फिर से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके यहां पे पहुंचेगा और फिर से यहां पे इन दोनों की मुलाकात होगी। हमें निकालना है टाइम इंटरवल। ठीक है, कैसे करेंगे? ओके, नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। पहली बात तो हम इसको अगर ट्रांसलेशन मोशन कंसीडर करें तो प्योर रोलिंग की वजह से हमें पता है दोनों डिस्क प्योर रोलिंग कर रहे हैं, तो प्योर रोलिंग के हिसाब से जो हमारा पहला डिस्क है जिसका मोशन हमने यहां पे येलो में बताया है, इसका वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी रहेगा 2 ओमेगा स्मॉल r, और जो हरा वाला डिस्क जिसका हमने हरे में मोशन बताया सेकंड वाला, उसका प्योर रोलिंग की वजह से वेलोसिटी रहेगा ओमेगा इंटू r। ये है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिस्क, बड़ा डिस्क स्टेशनरी है, ये बस घूम के यहां पे आ रहे हैं, तो वी कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन बाय रिलेटिव मोशन। हम बस सेंटर ऑफ मास, दोनों के सेंटर ऑफ मास का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। इसका वेलोसिटी कुछ v2 इस तरफ है और इसका वेलोसिटी कुछ v1 इस तरफ है।
एंड क्योंकि दीज वेलोसिटीज आर कांस्टेंट, हमें पता है कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहे हैं वो, तो वेलोसिटी सेंटर मास की कांस्टेंट रहेगी। तो हम बस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों का देख के, सेंटर मास का रिलेटिव वेलोसिटी देख के वहां से इजीली टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, तो हमें पता है जब यहां से यहां में वो मुलाकात कर रहे हैं, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखें इनकी अलोंग दिस सर्कमफरेंस, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक की 2 ओमेगा आ रहा है, एक की ओमेगा आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। सो रिलेटिव वेलोसिटी जैसा हम देख पा रहे हैं विल बी 3 ओमेगा इनटू स्मॉल आर। बहुत आसान। वहीं पे अगर अपन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखें तो आप देख पा रहे होंगे जब यहां से यहां में मुलाकात कर रहे हैं इनिशियल से फाइनल, तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखने की कोशिश करें, यहां पे विद्यार्थी कई बार गलती कर देते हैं, दिस इज द ट्रैप। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को जल्दबाजी में सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर नहीं लिख देना है, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि अभी आप बोलोगे कि नहीं 2 पाई आर नहीं सर, वो आर रेडियस के सर्कल में नहीं, वो तो आर प्लस दिस स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं। तो सरकमफ्रेंस आना चाहिए 2 पाई आर प्लस आर, दिस शुड बी द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। फिर से गलत जवाब, क्योंकि यस द सरकमफ्रेंस विल बी 2 पाई आर प्लस आर, पर आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना है। और ध्यान से देखिए, वो डिस्क तो टच कर रहे हैं पर उनके सेंटर मास के बीच में डिस्टेंस देखिए, उनके सेंटर ऑफ मास के बीच में, सेंटर ऑफ मास के बीच में पहले भी डिस्टेंस था कितना, 2 स्मॉल आर जैसा देख पा रहे हैं, और बाद में भी सेंटर मास के बीच में डिस्टेंस रहेगा 2 स्मॉल आर। यानी कि दे आर नॉट कंप्लीटिंग दिस सरकमफ्रेंस, बल्कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमारे सामने आपको दिखेगा दैट विल बी 2 पाई आर प्लस आर, ये पूरा सरकमफ्रेंस माइनस 4 स्मॉल आर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। हमें गिवन है कैपिटल आर एस 50 टाइम्स स्मॉल आर, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा यहां से 2 पाई 51 आर माइनस 4 आर, आर कॉमन ले लिया हमने, तो इट इज 102 पाई माइनस 4। दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास 3 ओमेगा आर। अब हम सिंपली टाइम निकालेंगे, इट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी व्हिच इज r 102 पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा आर, और यहां पे कैंसिल होता है, एंड द फाइनल आंसर जो हमारे सामने हमें मिलेगा यहां पे इज, आप देख पा रहे हैं, हमें इस टर्म्स में निकालना है, वी हैव टू टेक 51 कॉमन, 51 कॉमन ले लीजिए। सो 51 अगर हम कॉमन लेते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद 2 पाई माइनस 4 बाय 51 डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए, 51 2 पाई माइनस 4 बाय 51 डिवाइड बाय 3 ओमेगा। दिस इज ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ऐसे करना था ये हमें रोलिंग का मैकेनिक्स का साधारण सवाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको ध्यान से इसमें समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। गुड क्वेश्चन ऑन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, ठीक है, तो सवाल आपके सामने है, वी हैव अ सर्किट, एसी सर्किट आपको एक दिया है जिसमें एक कैपेसिटेंस है और एक इंडक्टर है जिसमें n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है। पर अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अनदर कॉइल, यहां पे दूसरा वाला, ठीक है, दिस इज कॉइल नंबर 1 जो बड़ा वाला है, बट अंदर छोटा एक और कॉइल है, लेंथ d/2, एरिया s/2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स 2 इनका, दिस इज अंदर वाला कॉइल नंबर 2 इसको हम बोल देते हैं। एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। जो बड़ा वाला कॉइल है वो तो कैपेसिटर से कनेक्टेड है, बट जो छोटा वाला कॉइल है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज नॉट कनेक्टेड टू सर्किट। ध्यान से आप देखिए, वो बस इसके अंदर मौजूद है, इसके वाइंडिंग से अंदर, पर वो यहां से शॉर्ट सर्किटेड है। ध्यान से देखिए अंदर वाला। ओके, द क्वेश्चन इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर कॉइल इज L, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज, ओके। तो भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलेगी क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आएगा अरे वो दूसरा वाला इंडक्टर जो है वो तो इस सर्किट का पार्ट ही नहीं है, और इस सर्किट का पार्ट ही नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्टली ओमेगा को इस सर्किट में 1/√LC नहीं लिख सकता क्या? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अभी ये जो दूसरा वाला कॉइल है, इवन वो सर्किट का पार्ट नहीं है, बट स्टिल ये अभी इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट करेगा, और उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस बड़े वाले कॉइल का बदल जाएगा इस सर्किट में। वही हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, दोनों कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। दिस इज अ सोलेनॉइड। हम जानते हैं सोलेनॉइड के लिए हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है μ0n² AL, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो पहले वाला इंडक्टेंस, पहला वाला जो है बड़ा वाला, बड़े वाले को हम नंबर 1 बोल रहे हैं, छोटे वाले को हम नंबर 2 बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए,
सो नंबर 1 जो है हमारा, उसका हमारा सेल्फ इंडक्टेंस बनता है म्यू नॉट एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन ही गिवन है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इसका एस दिया है, लेंथ डी दिया है, तो एस डी, एंड दिस इज गिवन टू एस एज एल इन द क्वेश्चन, ये हमें एल दिया है। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड वाले का सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम निकालें छोटे वाले का, सो वो आएगा म्यू नॉट, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2n दिया है, 4n स्क्वायर, एरिया हाफ है, लेंथ भी हाफ है, कैलकुलेट करेंगे, दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी द सेम एल, यानी कि दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस तो सेम ही निकला। पर भूलना नहीं है कि अभी हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी देखना पड़ेगा। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हम ध्यान से देखें, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैसे निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किसी भी एक में करंट एज्यूम कर सकते हैं और उसकी वजह से दूसरे में फ्लक्स लिखेंगे। सो लेट्स से वी राइट इट एज नंबर ऑफ टर्न्स इन 2, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 डिवाइड बाय करंट इन 1। हमने 1 में करंट एज्यूम किया जिसकी वजह से 2 में फ्लक्स आ रहा है। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन 2, नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 में है 2n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो हम करेंगे 2n इंटू डी बाई 2, उसका लेंथ जो है वो भी हमें देखना पड़ेगा, विच इज डी बाई 2। फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा 1 की वजह से, विच इज म्यू नॉट एन आई, यानी कि म्यू नॉट एन बाय लेंथ, विच इज डी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन, तो वही हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही दिया है डायरेक्टली, सो वी कैन डायरेक्टली यूज एन, सो म्यू नॉट एन इंटू आई, विच इज I1 इंटू एरिया। पर एरिया किसका लेंगे, सेकंड वाले कॉइल का, क्योंकि सेकंड वाले कॉइल पे इंडक्शन हो रहा है, सो वी विल टेक एज एरिया विच इज S/2 डिवाइडेड बाय I1। यहां से हम देखते हैं I1 हमारा कैंसिल हो जाता है, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए ये 2 भी कैंसिल होता है, दिस लेफ्ट म्यू नॉट एन स्क्वायर एस डी बाई 2 से कंपेयर कीजिए, सो दैट इज L/2। सो इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस L/2 आ गया है हमारा। ओके, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। पर अब क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो द नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप कॉइल 2 को देखिए, कॉइल 2 को वहां से आएगा। एक्चुअली कॉइल 1 के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो इस सर्किट की है, बट फिर भी उसके लिए हमें पहले कॉइल 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा कॉइल 2 को देखते हैं। सो अगर हम कॉइल 2 को ध्यान से देखें, सो ध्यान से कॉइल 2 को समझिए। कॉइल 2 डायरेक्टली बस कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इट इज शॉर्ट सर्किटेड है, और क्योंकि कॉइल 2 शॉर्ट सर्किट है, कॉइल 2 शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसमें जो इंडक्टेंस, इसमें जो टोटल ईएमएफ आएगा, ध्यान से देखिए, कॉइल 2 का टोटल ईएमएफ हम कैसे लिखेंगे? कॉइल 2 का ईएमएफ हमारा बनेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इनटू, अब देखिए कॉइल 2 में ईएमएफ क्यों आ रहा है, 2 रीजंस की वजह से। पहले तो अगर कॉइल 1 का करंट चेंज होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन से कॉइल 2 में ईएमएफ आएगा, जैसा हमें पता है यहां से। और अगर कॉइल 2 का खुद का करंट चेंज होगा तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक और ईएमएफ आएगा। सो द ओवरऑल ईएमएफ जो आएगा कॉइल 2 में, उसको हमें लिखना पड़ेगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस प्लस ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इट विल बी L2 di2 by dt, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इट विल बी M, जो हमने यहां पर निकाला, di1 by dt, बिल्कुल सही जवाब। एंड इन दोनों का सम होना चाहिए 0 बिकॉज दिस इज शॉर्ट सर्किट, कॉइल 2 तो शॉर्ट सर्किट है। ओके, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें, हमें L2 की वैल्यू पता है L और M की वैल्यू पता है L/2, तो वो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहां से, सो व्हाट वी गेट इज di2 by dt आपका आता है, इसको L डालिए, इसको L/2 डालिए, वो कैंसिल हो गया है, एंड वी गेट di2 by dt इज नेगेटिव हाफ ऑफ di1 by dt, यानी कि दोनों के करंट चेंज में आपका रिलेशन आ गया है। इसको हम यूज करेंगे आगे के लिए। अब हम सिमिलर सेम इक्वेशन लगाएंगे कॉइल 1 के लिए, ध्यान दीजिए। सो कॉइल 1 के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, तो कॉइल 1 के लिए हमारी इक्वेशन क्या बोलती है? कॉइल 1 के लिए हमारी इक्वेशन बोलेगी, फॉर कॉइल 1 व्हाट वी कैन डू इज, अगेन इसमें भी सेम चीज होगी, खुद के करंट चेंज की वजह से सेल्फ इंडक्शन और दूसरे वाले के करंट चेंज की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन। सो वी कैन राइट ईएमएफ इन कॉइल 1 एज L1 di1 by dt प्लस M di2 by dt। ठीक है, पहली टर्म जो है उसको देखिए, L1 तो L ही था आपका, उसको वैसे रहने देते हैं di1 by dt। जो दूसरा टर्म था उसमें ध्यान से देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस M, वो है आपका L/2,
एंड di2/dt इसको हम यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे नेगेटिव हाफ di1/dt. सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस L/4 di1/dt. ठीक है. सो एक टू आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आया और एक टू नीचे आपका di2/dt सब्स्टिट्यूट करने से आया. एंड इसको जब हम लिखेंगे दिस कम्स आउट टू बी 3L/4 di1/dt. इसका मतलब समझे आप. सो जो पहला कॉइल है, जो सर्किट का पार्ट था, जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग था, उसके अंदर का ईएमएफ जो कि आना चाहिए था LdI/dt, वो आया है नेट ईएमएफ 3L/4 di1/dt. यानी कि इसका मतलब जो हमारा कॉइल नंबर 1 है सर्किट का पार्ट, उसका इफेक्टिव इंडक्टेंस L नहीं है. इस सर्किट में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंट्रीब्यूशन की वजह से उसका इफेक्टिव इंडक्टेंस अभी 3L/4 है और उसका इंडक्टेंस इफेक्टिव अभी 3L/4 है. सो नाउ वी कैन फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/रूट 3L/4 इंटू C, विच कम्स आउट टू बी, ऊपर जाएगा 2/√3LC. दिस इज आवर फाइनल आंसर. काफी बेहतरीन सवाल था, ऐसे हमें इसको समझ के करना था. शानदार. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल की तरफ हम हमला बोलते हैं. ओके, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए. यह भी हमारा फिर से रोलिंग मोशन का बढ़िया सवाल है. सवाल बोल रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है और रेडियस आकार रोल कर रहा है. इनिशियल वेलोसिटी v0 है, ओमेगा होगा इसका कुछ. v0 की वैल्यू दी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. फिर एट द मोमेंट व्हेन द सिलेंडर लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मासेस. तो फिर से पहले ध्यान से समझिए कि चल क्या रहा है मोशन में. तो ये प्योर रोलिंग करते हुए भागता आएगा. इसका ये v0 है इधर और इसका ओमेगा होगा कुछ तो इधर. ठीक है, ओके. और ये भागता आएगा. हमें पता है जब तक यहां पे नहीं आएगा तब तक वेलोसिटी और ओमेगा में कोई बदलाव नहीं होगा, ये हम जानते हैं. पर फिर उसके बाद क्वेश्चन बोल भी रहा है ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर. मतलब क्या हो रहा है कि जब ये यहां पे भागते हुए आ रहा है, जब ये कॉर्नर पे पहुंच रहा है, तो ये कॉर्नर एक हिंज पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है. इस सिलेंडर के लिए ये कॉर्नर एक हिंज पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है. और जब ये यहां पे पहुंच रहा है तो ये इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट P बोल देते हैं, इस पॉइंट के अबाउट एक हिंज की तरह प्योर रोटेशन कर रहा है. तो इस प्योर रोटेशन करने के वजह से जब ये गिरेगा यहां से, इसकी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितनी होगी. ओके, समझ के मोशन की फील लेके करते हैं. देखते हैं. देखिए, एक चीज तो आप डायरेक्टली देख के ही बोल सकते हैं. यहां पे दो ऑप्शंस तो देख के ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं. इतने बेकार ऑप्शंस दिए हैं यहां पे इस बार आईआईटी ने कि यहां पे हम देख के बोल सकते हैं कि जब ये P पॉइंट के अबाउट हिंज होके रोटेट करने लगेगा, इसका अगर एफबीडी हम देखेंगे, नॉर्मल फोर्स तो लगेगा थ्रू पॉइंट P सेंटर की तरफ, बट mg लगेगा यहां पे नीचे की तरफ. और अगर मैं पॉइंट P के अबाउट टॉर्क निकालूं तो पॉइंट P के अबाउट टॉर्क में नॉर्मल या फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, बट जैसा आप देख पा रहे हैं mg का टॉर्क हमें देखने मिलेगा यहां पर पॉइंट P के अबाउट mg का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, और पॉइंट P के अबाउट mg का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज. ये पहले से भी क्लॉकवाइज घूम रहा था, मतलब इसका ओमेगा बढ़ेगा. और क्योंकि इट इज प्योर रोलिंग ऑलवेज, कोई स्लिपिंग नहीं है, तो ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू VCM, ओमेगा आर इज ऑलवेज इक्वल टू VCM, मतलब आपका VCM भी बढ़ेगा. यानी कि आंसर जो है वो √gr/3 इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा ही होना पड़ेगा. यानी ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही नहीं हो सकते, हम देख के बोल सकते हैं या तो बी है या तो डी है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए समझते हैं इसको. सबसे पहले अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे, क्योंकि यहां पे ऑलवेज मोशन पे रोलिंग है, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड, वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं. दिस इज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में मेरे रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों का लेना पड़ेगा. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे, इनिशियल, तो इनिशियली ये V0 से प्योर रोलिंग कर रहा है, हाफ m, this becomes half m VCM square which is V0 square plus half, क्योंकि ये सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया becomes mr square by 2 into ओमेगा स्क्वायर. पर क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आप बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर को V0 स्क्वायर के बराबर. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है comes out to be half plus 1/4 3/4 m V0 square. This is the initial kinetic energy. फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जब ये यहां पे गिर रहा है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, इसको हम अपना
इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं और इसको हम अपना फाइनल पॉइंट बोल रहे हैं। आपको दिख रहा है जब ये फाइनल पॉइंट यहां पे गिरेगा तो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये पी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल आएगी, मान लेते हैं v, वही हमें निकालना है एट द एंड। पर क्योंकि ये फाइनली भी प्योर रोलिंग कर रहा है तो क्या हम फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर को 3/4 mv फाइनल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सही, क्योंकि बस वेलोसिटी बदलेगी, मोशन तो पहले भी प्योर रोलिंग, अभी भी प्योर रोलिंग। ऑलराइट, सो ये इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव। पर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज होगी? क्योंकि जो सिलेंडर पहले यहां पे सरफेस के पूरा ऊपर था, बाद में फील लीजिए जब ये कॉर्नर पे जाके टकराएगा, रोटेशन करेगा, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा इसका सेंटर मास, और सेंटर मास नीचे आने की वजह से अभी ये थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। अभी हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना घटेगा। तो ध्यान से देखिए, पहले सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पे था इस सरफेस से, दिस इज द रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस लाइन बोल देते हैं। इस रेफरेंस से पहले सेंटर ऑफ मास r डिस्टेंस ऊपर था जो कि रेडियस है। पर बाद में अगर हम ध्यान से देखें, बाद में एट द एंड ये सेंटर ऑफ मास मात्र, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हमें नहीं गिवन है कि जब वो गिरेगा तो ये नॉर्मल वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, इसको हम थीटा बोल देते हैं, नॉर्मल का एंगल विद द वर्टिकल, लेट्स कॉल दिस एज थीटा। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, हमें पता लग रहा है सेंटर ऑफ मास जो है अभी वो, इफ दिस इज r, वो इस सरफेस से केवल r cos थीटा, दिस इज r cos थीटा, केवल r cos थीटा की हाइट पे है। और क्योंकि केवल r cos थीटा की हाइट पे है तो अभी पोटेंशियल एनर्जी में घटाव होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा u, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन राइट डेल्टा u एज, नीचे आ रहा है तो इसलिए माइनस mg, और वो कितना नीचे आया, पहले r ऊपर था, बाद में r cos थीटा ऊपर है, r1 माइनस cos थीटा। गुड, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। हमारा डेल्टा k इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा u, सो यहां से हमारा बनता है 3/4 m v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू mgr 1 माइनस cos थीटा। गुड, ठीक है, यहां से हमारा m कैंसिल हुआ एंड वी गेट v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस, जैसा हमने सोचा था वेलोसिटी बढ़ रही है, 4gr/3 1 माइनस cos थीटा, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, v नॉट से ज्यादा है। एंड नाउ v नॉट की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहां से, तो v नॉट हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, नेक्स्ट पेज पे इसको लिखेंगे। सो v नॉट वी कैन सब्स्टिट्यूट, तो वहां से हमारा v स्क्वायर आया, वी कैन टेक gr/3 कॉमन, इट इज v नॉट स्क्वायर वाज gr/3, सो gr/3 कॉमन लेते हैं, सो बचेगा आपका 1 + 4/3, और gr/3 कॉमन, तो इट बिकम्स 1 + 4 - 4 cos थीटा, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट, व्हिच इज gr/3 5 - 4 cos थीटा। ये आपका बचता है, काफी शानदार। चलिए ठीक है, पर ये तो इक्वेशन एक आई जिसमें दो अननोन है, v भी और थीटा भी। थीटा था कितने एंगल पे वो लीव कर रहा है अपने दीवार को, जमीन को, पर थीटा तो हमें गिवन नहीं है। पर थीटा के लिए हम वही काम करेंगे जो अगेन हम सर्कुलर मोशन के सवालों में करते थे। हमें बताइए थीटा कौन सा एंगल है? थीटा वो एंगल है जहां पे ये कांटेक्ट लूज करके नीचे गिर रहा है, और क्योंकि थीटा वो एंगल है जहां पे कांटेक्ट लूज करेगा, सो अब तुम्हें पता लग ही रहा है कि क्या करेंगे कि हम इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। आपको दिख रहा है यहां पे सेंटर मास पॉइंट पी के अबाउट घूमेगा, सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो होगा विल बी mg, एक कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट जो आपको देख पा रहे हैं, mg cos थीटा, और नॉर्मल उधर जाएगा, सो आपका नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर बनेगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ द सेंटर मास विच इज r ओनली। और हमें पता है जब वो कांटेक्ट लूज कर रहा है, ठीक है, व्हेन कांटेक्ट इज लॉस्ट, आप जानते हैं नॉर्मल फोर्स कितना बनेगा, नॉर्मल फोर्स बनेगा 0, तो इसको डालेंगे 0, यहां से आपकी दूसरी इक्वेशन आती है v स्क्वायर इज rg cos थीटा। दो इक्वेशन दो नॉन, यहां से अब हम दोनों चीज सॉल्व कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है, v स्क्वायर इज rg cos थीटा यहां से आया, उसको डालेंगे gr/3 5 - 4 cos थीटा, शानदार प्रदर्शन हमारे द्वारा। और अब देखिए ये gr कैंसिल हुआ,
आपका फाइनली बनता है इट गिव्स यू 377 cos थीटा इज इक्वल टू 5। यहां से cos थीटा है आपका 5/7 और वेलोसिटी जो हमें निकालनी थी पॉइंट की जब वो फाइनल लीव करेगा इज रूट आर जी cos थीटा विच इज रूट 5/7 GR. So this is your final answer, root 5/7 GR. Option B. This is the final answer. हमने सवाल को पीट डाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये चैप्टर के ये पेपर के इजियर सवालों में से एक था। ऑप्टिक्स का साधारण सवाल आपके सामने है। हमें बोल रहा है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सर्फेसेस का 20 सेंटीमीटर है और उसको इमर्ज किया है अपने सराउंडिंग मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है। तो पावर वर्सेस NL का ग्राफ कैसा होगा? तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ है, ये आपका एक डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी है, पर इसको बाहरी मीडियम में रख दिया है जो कि है ये ऐसा कुछ NL। तो हम बस लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूले से आपको पता है पावर जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विच इज 1.5 आपको दिया है बाय सराउंडिंग मीडियम NL -1 इंटू 1/r1 - 1/r2 1/r1 - 1/r2। यहां पे R1 R2 दोनों ही आपको दिए हैं 20 सेंटीमीटर ईच। सो आपका पावर आता है 1.5/NL -1। बहुत ही आसान। सो 1/r1 - 1/r2 दिस इज 1/r - 1/2/r और 2/0.2 विच विल बिकम 2/0.2, ये आएगा 10। ये है आपका फाइनल फंक्शन डायोप्टर्स, ठीक है, क्योंकि हमें डायोप्टर्स में काम करना है। और अब इसका ग्राफ देखना है तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि दिस इज अ हाइपरबोला, ठीक है। ये यहां पे हाइपरबोलिक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। पर हाइपरबोला में भी कौन सा हाइपरबोला? तो जैसा आप देख पा रहे हैं हाइपरबोला में फर्स्ट ऑफ ऑल NL इक्वल टू 1.5 पे पावर शुड बी 0। NL इक्वल टू 1.5 पे पावर शुड बी 0, जो कि फॉर्मूले से दिख रहा है, लॉजिकल भी है। NL इक्वल टू 1.5 पे पावर आपका शुड बी 0। लॉजिकल है क्योंकि सराउंडिंग मीडियम में सेम हो जाएगा तो देयर विल बी नो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है। सो NL 1.5 पे आपका पावर 0 होना चाहिए, केवल ऑप्शन ए और बी में ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। एंड दिस शुड बी हाइपरबोला, दिस कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो क्लियरली दिस इज रॉन्ग, ऑल दीस थ्री आर रॉन्ग। हाइपरबोला होगा NL 1.5 डालने पे पावर 0 आना चाहिए, NL 1 डालने पे, अगर वैक्यूम ही है बाहर, NL 1 डालने पे आप देख सकते हैं। सो NL 1 डालेंगे तो NL 1 डालने पे दिस बिकम्स पावर बिकम्स 5 डायोप्टर। सो NL 1 डालने पे पावर बिकम्स 5 डायोप्टर। हाइपरबोलिक ग्राफ ये है आपका सही जवाब। बहुत ही आसान, फ्री के नंबर। नाउ वी कम टू मोर देन वन करेक्ट। मोर देन वन करेक्ट में इस बार केवल -1 मार्किंग थी, -2 नहीं थी। चलिए मोर देन वन करेक्ट, थोड़े से टाइम टेकिंग जरूर थे, जल्दी से इनको देखते हैं। ये हमारा सीधा बोर मॉडल का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम आपको दिया है और वी के आर के है आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी, रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी इन द kth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, कौन सा ट्रांजिशन आपको गिवन है? N-to-1 ट्रांजिशन, लाइमन सीरीज, दैट मींस N-to-1 ट्रांजिशन ये कर रहा है, ओके। और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ध्यान से पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज को रिलेट करना है V और R से। तो शॉर्टेस्ट तरीका देखिए कैसे आप काइनेटिक एनर्जी को V/R से, आपको V/R की टर्म्स में लाना, V/R से कैसे रिलेट कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट हम सोचने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है टेस्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ mv²। इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², पर इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv इंटू v। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि mv से हमें याद आ रहा है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। तो अगर मैं mvr इक्वल टू nh/2π लिखूं तो यहां से हम mv को इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी बनता है हाफ mv को आप डाल देंगे nh/2πr, ठीक है। तो ये बन जाएगा nh/2πr। सो nh/2πr इंटू v।
अब ये देखिए वैसे ही कुछ फॉर्म दिखा रहा है जैसा हमें चाहिए था. दिस इज, यू कैन टेक h/4 आउटसाइड. यस, ये आपका बन रहा है h/4 बाहर NV/R. और दैट मीन्स अगर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो h/4 कांस्टेंट रहेगा, h/4 कांस्टेंट रहेगा एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी h/4. फाइनली आपका जो है स्टेट 1 है, n = 1, तो इट विल बिकम V1/R1 और इनिशियली इट इज NVN/Rn. सब देखिए h/4 फाइनली या इनिशियली NVN/Rn माइनस n को 1 डाल देंगे तो V1/R1. बिल्कुल सही. सो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट. बहुत बढ़िया. ऑप्शन बी को हम देखें. अच्छा, इसी के साथ साथ पहले आप ऑप्शन डी देखिए, समय बचाना देखिए, क्योंकि ऑप्शन डी मोर देन वन में हमेशा सारे ऑप्शन एक साथ पहले पढ़ने हैं या पैराग्राफ टाइप में और फिर आपको करना है. क्योंकि देखिए ऑप्शन डी बोल रहा है मैग्नीट्यूड चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड, और ये भी देखिए ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है. तो हम ए से डी को डायरेक्टली रिलेट करके बता सकते हैं सही है कि गलत है. बल्कि बोर मॉडल में तो आप जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसी भी ऑर्बिट में, और टोटल एनर्जी इज नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी. सो आपका जो चेंज इन टोटल एनर्जी होगा वो भी होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पे हमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. सो डेल्टा ई का मॉड विल बी सेम एज डेल्टा के का मॉड, यानी कि जो हमने वहां पे निकाला था वही चेंज टोटल एनर्जी का भी होगा. वही गिवन है क्या? नहीं, आपको ये इसका डबल गिवन है. डबल नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इसका डबल होता है, पर टोटल एनर्जी का उतना ही होगा. तो दिस इज रॉन्ग. ओके, बी देखते हैं. बी में हो रहा है चेंज इन डिब्रोगली वेवलेंथ पूछ लिया है. ओके, इज दिस. चलिए डिब्रोगली वेवलेंथ के चेंज को लिखने का प्रयत्न करते हैं. डिब्रोगली वेवलेंथ कैसे लिखते हैं? डिब्रोगली वेवलेंथ, अब देखिए डिब्रोगली वेवलेंथ लिखना इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी. डिब्रोगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखें? तो ध्यान दीजिए, डिब्रोगली वेवलेंथ देखते ही बोर मॉडल में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है डिब्रोगलीज वेव इक्वेशन, दैट इज 2πr इक्वल्स इन लैम्डा. और यहां से हम लिखते हैं डिब्रोगली वेवलेंथ इन द nth ऑर्बिट आपका होता है 2πr/n. पर आपको r से नहीं, आपको इसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है. तो अब हम काइनेटिक एनर्जी और r में रिलेशन पढ़ते हैं, और ये तो आसान है. याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी और r का रिलेशन हमने पढ़ा है. नहीं भी याद है तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको याद होगा. पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट सिंपली k/q × r. सो इट इज पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस E²/4πε/r. ये होता है पोटेंशियल एनर्जी. और अब आप यूज कीजिए काइनेटिक एनर्जी, इसका हाफ होता है हमेशा विद नेगेटिव साइन रिमूव्ड. सो काइनेटिक एनर्जी इज E²/8πε0r. और इसको अभी हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहां से आपका वेवलेंथ जो है डिब्रोगली वेवलेंथ, देखिए क्या बनता है. लैम्डा आपका बनता है 2πr. 2πr यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 2πr बनेगा E²/4ε0k. ठीक है, यहां से E²/4ε0k. और ये वैसा ही दिख रहा है, बट ध्यान से देखिए, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना है. ये दिख तो वैसा ही रहा है E²/4ε0k, पर यहां पे एक n भी है. ठीक है, यहां पे देयर इज एन n आल्सो. ठीक है, सो दिस इज, नीचे एक n भी आएगा. एंड उसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हम चेंज इन डिब्रोगली वेवलेंथ लिखेंगे डेल्टा लैम्डा, तो आपका E²/4ε0 तो बाहर आया जरूर, पर ये 1/n है ना कि 1/k. और 1/n है, सो जब nth शेल में है इट विल बिकम 1/nkn, और जो फर्स्ट शेल में है इट विल बिकम 1/k1. तो दिस इज स्लाइटली रॉन्ग. बच्चे यहां पे गलती कर रहे हैं काफी. ये जो है ट्रिक क्वेश्चन है, यहां पे n एक मिसिंग है, n भी होना चाहिए. सो फॉर दैट रीजन ये जो है आपका गलत है ऑप्शन. नाउ C1 इज इजियर. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस. तो फ्रीक्वेंसी हमने एनर्जी एक्सचेंज निकाला था, एनर्जी का डिफरेंस निकाला था, उसी का हम डायरेक्टली प्रयोग करेंगे. एनर्जी डिफरेंस आपके सामने आपको दिख रहा है यहां पे, डेल्टा के बराबर ही है जो फर्स्ट ऑप्शन में आपने निकाला था. पर यहां पे आपको इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखना है, विच इज इवन सिंपलर, क्योंकि ये आपका काइनेटिक एनर्जी है तो यही टोटल एनर्जी होता है. सो डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं E²/8πε0. ठीक है, 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल. ओके, एंड दिस इज डेल्टा ई. दिस विल बी योर, ये होगा आपका h न्यू. सो फ्रीक्वेंसी आती है E²/8πε0h 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल. दिस
इज करेक्ट। तो आपका जवाब बनेगा ए एंड सी। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगले सवाल को पीटते हैं। चलिए, ये स्लाइटली इजियर क्वेश्चन की कैटेगरी में हम बोलेंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा आपका, पर फिर भी फ्री के नंबर देके जाएगा आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल है जिसको यहां से थ्रो किया आपने वी स्पीड से थीटा एंगल पे, आपको दोनों ही चीजें नहीं गिवन है, वी और थीटा, और सच दैट द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट पी। मतलब ये पॉइंट पी जो है ये इसकी ट्रेजेक्ट्री में कहीं ना कहीं आ रहा है, ऐसा कुछ। क्या ही फिगर बनाया, पॉइंट पी इसकी ट्रेजेक्ट्री में आ रहा है, विच इज 5,1 इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, ठीक है। एंड देन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मतलब आपको अलग अलग थीटा पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है और पी पॉइंट के बारे में जानकारी देनी। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन से टॉपिक का सवाल है। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले कॉन्सेप्ट का, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए, जब भी कोऑर्डिनेट्स दिए इट इज अ क्वेश्चन ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाते हैं और उसके बारे में फिर उसका प्रयोग करके जो भी पूछा है वो हम निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जैसा आप जानते हैं, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है रेंज की टर्म्स में, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि वो हमारा बी और सी वाले पार्ट में काम आएगा। रेंज की फॉर्म में भी आप जानते ही हैं, इट इज x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। दिस इज द इक्वेशन। चलिए, नाउ फर्स्ट लेट्स डू ऑप्शन ए एंड डी, ठीक है। आपको x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट दिया है और थीटा और v में रिलेशन पूछा है, तो हम बस सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। सो उसके लिए तो हमें पहली वाली फॉर्म ही हम यूज करेंगे। y कितना है आपका कोऑर्डिनेट, 1 है इस पॉइंट पे, x tan थीटा, ठीक है। ऑप्शन ए के लिए 5, x is 5, tan थीटा इज गिवन एज 1 पहले पार्ट में, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, माइनस gx², g के टर्म्स में आंसर निकालना है आपको, x² बना 25 बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा आपका बना 45 डिग्री के लिए हाफ। काफी ही शर्मनाक प्रदर्शन, ठीक है। और अभी हम देखेंगे ये तो कैंसिल होता है और हमें मिलता है u² को आप देखेंगे, दिस विल गिव यू 25g बाय u² इज 4 और यहां से आपको मिलेगा u इज 5√g बाय 2। दिस इज करेक्ट। ऑप्शन ए में जो ये बात कर रहा है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। ऑप्शन डी वाले देख लेते हैं, क्योंकि उसके लिए भी हमें जस्ट डायरेक्टली इस इक्वेशन का प्रयोग करना है। सो ऑप्शन डी इज थीटा इज tan इनवर्स 1/5, सो y इज 1, x tan थीटा, x इज 5, tan थीटा इज 1/5 माइनस g इंटू 25 बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा। पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए कि ये 1 और 1 ये तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल, और ये तो कैंसिल हो रहा है। दैट मींस यहां से आपका आ रहा है u, फॉर दिस टू हैपन u टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें प्रोजेक्टाइल को 5,1 से गुजारना है तो थीटा tan इनवर्स 1/5 पे फेंकना पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब। तो दिस इज क्लियरली रॉन्ग। चलिए, ऑप्शन बी एंड सी ये भी इतने मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिए। हमें पूछ रहा है थीटा 45 या 30 के लिए पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर रीचेज पी, या फिर पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, ठीक है। तो पी जो पॉइंट है वो कहां है, वो इस मैक्सिमम हाइट के पहले यहां पे है या मैक्सिमम हाइट के बाद में है, ये हम कैसे करें। सो आसान तरीका इज टू कंपेयर पी का एक्स कोऑर्डिनेट विद द रेंज बाय 2, क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट होता है रेंज बाय 2। सो हम पी के एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे रेंज बाय 2 से और देखेंगे वो ज्यादा आता है कम आता है। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व इट। सो ऑप्शन बी के लिए आपको थीटा 45 गिवन है, रेंज निकालते हैं डायरेक्टली उस फॉर्मूले से, डायरेक्टली रेंज आएगा आपका, वो ज्यादा बेहतर है। सो y which is given to you as 1 is x tan theta 5 into 1 into 1 minus x by r, x is again 5 by range, यही आपको निकालना है। ओके, यहां से अगर हम देखेंगे आपका आता है 1/5, रेंज कम्स आउट टू बी, रेंज निकालिए, ठीक है, x tan theta 1 minus x bar, so this is 1/5, 0.2, 0.8, this is 50/8, 6.25 मीटर। रेंज आता है 6.25 यानी कि r/2, रेंज का हाफ।
वो आता है 3.125 मीटर। और देखिए पी पॉइंट कहां पे है, 5 मीटर पे है। तो क्लियरली इस केस में तो पॉइंट पी रेंज बाय 2 के मैक्सिमाइट के बाद में है। सो पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमाइट बिफोर इट रीचेस पी, दिस इज करेक्ट डेफिनेटली। सी ऑप्शन में वैसा ही है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री की बात कर रहा है बस। सो हम वहां पे थीटा इक्वल टू 30 डाल देंगे बस। सो y इज x इंटू tan थीटा विच इज 1/√3 1 माइनस एक्स बाय आर। इस बार अगर हम देखेंगे सो हमारा रेंज आता है, दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज 1 माइनस √3/5 5 डिवाइड बाय 1 माइनस √3/5। चलिए इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। दिस इज √3/5 will become 0.34, this is 0.5/0.65, this will come out to be 8.5 8.6 मीटर के आसपास देखिए, which is less than 10, that is important thing। और रेंज 8.6 के आसपास आ रहा है, तो r/2 आएगा 4.3 मीटर के आसपास, यानी कि अगेन वो मैक्सिमम हाइट पे पहले पहुंच रहा है और पी पे बाद में पहुंच रहा है। सो मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पॉइंट पी, दिस इज रॉन्ग। तो आपके सही जवाब हैं इस सवाल में ए एंड बी, शाबाश। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक थर्मोडायनेमिक्स का आपका सवाल पूछा गया है। यहां पे थर्मोडायनेमिक्स का सवाल बोल रहा है कि हमें एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, ए बी इज आइसोथर्मल, बी सी दिया है आइसोकोरिक और सी ए दिया है एडिबैटिक शानदार। एफिशिएंसी हम जानते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस की, और आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, वी हैव टू चेक। इफ V2/V1 is 8, रेशियो वॉल्यूम दिया है, हीट रिलीज्ड इन प्रोसेस BC is smaller than the heat absorbed in process AB। चलिए तो निकाल के देख लेते हैं भाई, पता नहीं अपने को, देख लेते हैं निकाल के। सिंपल, जैसा बोल रहा है वैसा कर देंगे, दिमाग का प्रयोग नहीं है बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एडिबैटिक प्रोसेस, सी आपको एडिबैटिक प्रोसेस दिया है, और एडिबैटिक प्रोसेस देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एडिबैटिक की डिफाइनिंग इक्वेशन। ओके, तो आपको बीसी और एबी का हीट निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले बीसी और एबी का हीट लिख लेते हैं और फिर देखेंगे डिफाइनिंग इक्वेशन से कैसे अपने को हेल्प मिलेगा। सो बीसी का हीट कैसे निकालेंगे, बीसी इज आइसोथर्मल, बीसी इज आइसोथर्मल, तो वी कैन राइट एज एनआरटी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। आपको बस कंपेयर करना है, वैल्यू निकालनी। सो कोई बात नहीं, एनआरटी टी कौन सा, टेम्परेचर एट दिस आइसोथर्म या टेम्परेचर ए, एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल आपको दिया है 8, बहुत बढ़िया। बट क्यू इन सी ए जो है वो आपका कितना है, क्यू इन सॉरी बीसी जो है, दिस वॉज योर ए बी, this was your Q in AB and this is your Q in BC। BC is isocoric process, वहां पे होगा NCV delta T, CV आपको कितना मोनो एटमिक है, तो 3/2, so 3/2 NR delta T, डेल्टा टी मतलब C, डेल्टा टी मतलब B से C का। पर हमें डेल्टा टी तो पता ही नहीं, इसी के लिए वो डिफाइनिंग इक्वेशन काम आएगी एडिबैटिक प्रोसेस की। और एडिबैटिक प्रोसेस की डिफाइनिंग इक्वेशन हम लिख सकते हैं A एंड C के बीच में TA VA to the power gamma minus 1 equal to TC VC to the power gamma minus 1। और यहां से आपका बाय TA by TC is VC by VA power gamma minus 1। VC by VA आपको यहां से दिया है 8, gamma minus 1 मोनोएटम के लिए 2/3, this comes out to be 4। So TA by TC टेम्परेचर रेशियो है 4, यानी कि TA आएगा 4 times TC। ओके, और TA अगर है 4 times TC, तो अभी हम लिखते हैं फिर से यहां पे जो आपका QAB था वो बन जाएगा, इसको TC के टर्म्स में लिख देंगे 4 NRTC ln8। ln8 को आप ln2 के टर्म्स में लिख सकते हैं विच इज 0.7, लिंक कीजिए 3 ln2 बन जाएगा ये। सो और ln2 0.7 बन जाएगा, सो 2.4, दिस विल कम 8.4 NRTC, देख लीजिए, शाबाश, 8.4 NRTC। बट फॉर BC प्रोसेस इट इज हीट रिलीज्ड इज NR 3/2 NR डेल्टा T, एंड डेल्टा T विल बी, T आपको 4 times TC गिवन है, सो डेल्टा T जो यहां पे, अच्छा दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे अगर मैं टेम्परेचर TC ले रहा हूं, यहां पे 4 TC है, तो यहां पे भी 4 TC है बिकॉज दिस इज आइसोथर्म। ठीक है, ये आपका आइसोथर्म दिया है, बहुत बढ़िया। और इसीलिए अभी हम इस BC के लिए डेल्टा T जो है वो लिखेंगे -3 TC।
minus 3dc. So this is, it becomes minus 9/2 or 4.5 nRDC. So जो ऑप्शन ए हमारा है जो बोल रहा है इन दोनों को कंपेयर करना है, heat released in BC is smaller than heat absorbed in AB is absolutely correct. बिल्कुल सही जवाब. Okay, for a given value of V2 by V1, eta does not depend on temperature of the isothermal process. Okay, ये भी बिल्कुल सही. अभी तो किया, देखो V2 by V1 को आपने 8 लिया था, और जब V2 by V1 को 8 लिया तो ऑटोमेटिक से TA by TC आपका 4 आ गया. और देखिए QAB जो होगा वो भी होगा प्रोपोर्शनल टू TA, और QBC जो है वो आएगा डेल्टा T उसमें, तो वो भी TA से आप रिलेट कर सकते हो. सो जब आप एफिशिएंसी निकालोगे, क्वेश्चन तो एफिशिएंसी की बात कर रहा है ना, एफिशिएंसी निकालोगे, सो एफिशिएंसी विल बी क्लियरली जैसा हमने यहां पे लिखा है, ठीक है, 1 माइनस क्यू आउट बाय Q1. सो 1 माइनस क्यू आउट विच इज QBC by Qn which is QAB. So clearly both of them depend on temperature. ये दोनों TA आइसोथर्मल प्रोसेस के टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, जैसा यहां पे आपको दिख रहा है. और इसीलिए ये रेशियो जो आएगा आपका, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ TA. बिल्कुल सही, जैसे इस क्वेश्चन में आपने निकाला, फर्स्ट पार्ट में हमने किया, वैसे ही किसी भी वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ TA आपको दिख रहा है ना. फिर उसके बाद आपको पूछा है, सो दिस बी बिकम्स करेक्ट. क्या उसके बाद आपको पूछा है if V2 by V1 is 8, वही वाली कंडीशन के लिए सॉल्व करा रहा है. टेम्परेचर ऑफ गैस एट A is 4 times the temperature of gas at C. Yes, ये तो हमने पहले निकाल दिया था, ठीक है, टेम्परेचर 4 गुना हो रहा है, ये तो पता ही है, बहुत ही आसान. If V2 by V1 is 8, pressure of the gas at A is 4 times the pressure of gas at B. तो ये देखना पड़ेगा. प्रेशर के लिए फिर से हम P यूनिट पर गामा इज कांस्टेंट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट एडियाबेटिक में PA बाय, ओके, इट इज आस्किंग प्रेशर इज 4 टाइम्स द प्रेशर एट B. ठीक है, C से नहीं, B से हमें कंपेयर करना है, बट एनीवे नो प्रॉब्लम, ठीक है, वी कैन डू दैट. कुछ उसमें इतना मुश्किल नहीं है. दिस इज और दिस AB इज आइसोथर्मल प्रोसेस, वी डायरेक्टली अप्लाई AB के लिए, हमें एडियाबेटिक की जरूरत भी नहीं है. We can directly apply AB is isothermal, and since AB is isothermal, you can directly do P is inversely proportional to volume. और AB में तो आपको डायरेक्टली रिलेट करके दिया हुआ है आपका यहाँ पे V2 by V1 is 8, यानी B पॉइंट पे वॉल्यूम 8 गुना है A की तुलना में. सो प्रेशर एट A जो होगा वो 8 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट B होगा, ना कि 4 टाइम्स. सो दिस वन is wrong. जवाब बनेगा ABC. शानदार, बहुत बढ़िया, थर्मोडायनेमिक्स के आसान सवाल. चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले थोड़ा पानी पी लिया जाए. चलिए अगले सवाल की तरफ आक्रमण करते हैं. ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये ऑप्टिक्स का थोड़ा सा आसान सवाल था. डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन EM वेव्स. बोल रहा है हमें एक EM वेव गिवन है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन आपके सामने है, विच इज E0 sin 3 + 4z. देख के डरना नहीं है, इसका मतलब वेव आपका YZ प्लेन में मूव कर रहा है. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, वैक्यूम में मूव कर रहा है, आपको सारी चीजें बतानी है. तो ऐसे सवाल में सबसे पहले तो हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है ताकि हमें फील आए. ठीक है, सबसे पहले तो दिमाग का कोई प्रयोग नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए. दिस इज X, Y एंड Z. ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने है. बोल रहा है वेव इक्वेशन ऐसी है. अच्छा, पहले तो वेव इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया जाए. वेव इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टू फाइंड K, E0 sin omega t माइनस, आप ऐसा लिख सकते हैं, -3y - 4z. बिल्कुल सही बात है. क्या ठीक है. सो दिस इज नाउ सिमिलर टू साइन, जो अपना वेव इक्वेशन होता है sin ओमेगा t - kx. ओके, वेरी सिमिलर टू sin ओमेगा t - kx, वैसे ही. और अब देखिए sin ओमेगा t - kx, बट यहां पे x की जगह y एंड z, मतलब वेव इज मूविंग इन दी YZ प्लेन. और क्योंकि यहां पे ऐसा आ रहा है ओमेगा t -3y - 4z, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा ही है, कि वेव इज मूविंग
कौन सी डायरेक्शन में? -3y -4z वाली डायरेक्शन में, ठीक है। -3y -4z दैट मींस -3j -4k, और हमें निकालना यूनिट वेक्टर, तो बाय 5। दिस इज योर वी कैप। ये है वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन, -3j -4k डिवाइड बाय 5। शाबाश। सो ऑप्शन ए सीम्स टू बी करेक्ट, -3j -4k बाय 5 बिल्कुल सही जवाब। इसी डायरेक्शन में वेव जा रहा है आपका। मैग्नीट्यूड वेव वेक्टर, ठीक है। वेव वेक्टर ये क्या होता है? सो डरना नहीं है। वेव वेक्टर मींस योर के कोएफिशिएंट ऑफ द पोजीशन। यहां पे y और z दोनों में है, yz प्लेन में मूवमेंट कर रहा है, सो k को आपको रिजल्टेंट लेना पड़ेगा y और z के कोएफिशिएंट का, which will be √3² + 4², so k will be 5 मीटर इनवर्स। यहां से जो है हमारा k आ गया, हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं 2π/k करके। सो ओके, वेव वेक्टर इज 0.5, बिल्कुल गलत जवाब, रॉन्ग। ओमेगा, ओमेगा निकालना। ओमेगा कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान। अब हमारा वी हैव टू यूज दैट दिस इज मूविंग इन वैक्यूम, ठीक है। सो हम c को लिखेंगे ओमेगा बाय k, और यहां से हमारा ओमेगा आएगा c विच इज 3/8 मल्टीप्लाइड बाय k विच इज 5, तो ये आता है 1.5 इंटू 10⁹। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। डी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फील्ड आना था तो मैग्नेटिक फील्ड का सवाल तो आना ही था। अब देखिए इसको पहले समझते थोड़ा। अच्छा, वेव कहां पे जा रहा है? -3j -4k, मतलब वाइजर प्लेन में है। वाइजर प्लेन, ये वाइजर प्लेन, थोड़ा सा आपको 3D में फील लेनी पड़ेगी। 3D में वेव है, -3j -4k, मतलब वाइजर प्लेन में थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर। दिस इज योर वेव जो वाइजर प्लेन में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो है आई कैप में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग आई कैप, ऐसा। हमें बताए E, V एंड B ऑल 3 आर परपेंडिकुलर। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए इसका मैग्नीट्यूड तो ठीक ही है, E0/c होगा, इसका एम्पलीट्यूड वो तो हम जानते ही हैं, ठीक है। साइन फेज में ही होगा, ये भी हम जानते हैं। इसकी डायरेक्शन बस देखनी है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। फेज में आते हैं दोनों, हमें बस उसकी डायरेक्शन देखनी है। पहली चीज जो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और वेलोसिटी के भी। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मस्ट मीन YZ प्लेन, J और K। पर J और K में भी किधर? इसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आपको दो डायरेक्शंस दिख रही है। यहां पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आप देख पा रहे होंगे, दो डायरेक्शंस हमें दिखेंगे। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आपको कौन सी दो डायरेक्शंस दिखेंगी? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आपको दिखेगा या तो इस तरफ, ठीक है, या तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा वाइजर प्लेन में, मतलब वाइजर प्लेन के लिए ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें y पॉजिटिव z नेगेटिव, या फिर इस तरफ जहां पे z पॉजिटिव y नेगेटिव। ये तो पॉसिबिलिटीज हैं। इन दोनों में से कौन सा है मैं कैसे पता करूं? वेरी इजी। हमें बताया वेलोसिटी की डायरेक्शन इज गिवन बाय E क्रॉस B, ठीक है। E क्रॉस B गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सिंस E क्रॉस B गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दोनों केस में आप चेक कर लीजिए बस। अगर मैं ये वाला लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड, सो E इधर है, B उधर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो E क्रॉस B, हाथों को देखिए मेरे, दिस इज E एंड ये मार्कर जो है दिस इज B। E क्रॉस B आपका उस तरफ आएगा, ठीक है, विच इज इस तरफ वेलोसिटी आना चाहिए, जो कि नहीं है। पर अगर मैं इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड को लूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है। हम अब E क्रॉस B करेंगे यहां पे अगर हम E क्रॉस B करेंगे, दिस गिव्स यू वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, जो कि सच में उसकी डायरेक्शन है। सो क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन में मतलब आपका इसके तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, पर z कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव एंड y कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, इट विल बी E0/c, सेम फेज, sin 3y + 4z + ωt, बट डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इसके परपेंडिकुलर, बट इसके परपेंडिकुलर इन द quadrant where z is positive and y is negative, मतलब माइनस इसके परपेंडिकुलर -4j + 3k। और यहां पे आपको दिया है 4j - 3k, यानी कि वाली डायरेक्शन गिवन है, 4j - 3k तो हो गया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपका जवाब है ओनली A एंड C। ये थे हमारे मोर देन 1 के शर्मनाक सवाल। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, एंड नाउ वी मूव ऑन टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल टाइप में पहला सवाल आपका,
न्यूमेरिकल टाइप में ध्यान से देखना है, आंसर कुछ भी आ सकता है, 2 डेसिमल प्लेसेस का मैं आंसर करना है। ओके, सो हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसमें 2 लिक्विड्स हैं, 6 रो एंड 2 रो डेंसिटी के, और आपने यहां पे एक रॉड को हिंज किया हुआ है जो कि L लेंथ का है, L/2 इन ईच। बोरा रॉड को स्लाइटली डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये ऐसे रोटेशनल मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, एंगुलर ऑसिलेशन से आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस समझ के फील लेके इसको करना है। ठीक है, तो अब हम इसको ध्यान से अगर देखें, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर इसमें इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, देखिए थोड़ा सा भी अगर मैंने इसको इधर ही बना देते हैं, इसको डिस्प्लेस किया, दिस इज योर, ये आपके फ्लूइड्स हैं, नीचे वाला फ्लूइड और ये ऊपर वाला फ्लूइड, 6 रो एंड 2 रो। ठीक है, और रॉड को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो वर्टिकल जा रही थी लाइन, उससे हमने थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये आपका रॉड दिख रहा है। थीटा इज वेरी स्मॉल, हम थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे, बट दिस थीटा इज एक्चुअली स्मॉल। नीचे यहां पे हिंज है, दिस इज योर थीटा। और अभी देखना है कि ऑसिलेट जो करेगा, इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना आएगा। तो कुछ नहीं है, नॉर्मल ऑसिलेशन क्वेश्चन एफबीडी देखते हैं और मोशन की फील लेके करते हैं। इसका अगर हम एफबीडी देखें, आपको दिख रहा है सबसे पहले mg लगेगा। mg कहां पे लगता है? इसके सेंटर ऑफ मास पे, यानी कि यहां से L/2 लेंथ पे। ठीक है, यहां से L/2 लेंथ पे। दिस इज, आपको ये भी चीज दी है कि दिस इज L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2। शाबाश। ओके, अभी अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो आपको दिख रहा है mg लगेगा इस हिंज पॉइंट O से L/2 डिस्टेंस पे नीचे की तरफ। बॉइंट फोर्स पहले लिक्विड का लगेगा ऊपर, पर कहां पे लगेगा? इस पार्ट के सेंटर पे, इस पार्ट के सेंटर बॉयंसी विच इज इस पार्ट के सेंटर पे। दिस इज, लेट्स कॉल इट FB1। और जो दूसरा बॉइंट फोर्स है वो लगेगा इस पार्ट के सेंटर पे, दूसरे लिक्विड की वजह से, ये भी FB2 पर। ये आपके 3 फोर्स है। नाउ लेट्स फाइंड द नेट टॉर्क। इसका टॉर्क लिखते हैं O पॉइंट के अबाउट, और वहां से अपन कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसका टॉर्क लिखेंगे, दिस डायरेक्शन इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वी हैव टेकन दिस एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमें पता है mg का टॉर्क जो आएगा वो रिस्टोरिंग नहीं आएगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घुमाएगा, और दोनों बॉइंट फोर्स का टॉर्क नेगेटिव डायरेक्शन में उधर आएगा। टॉर्क निकालने से पहले काम करते हैं, बॉइंट फोर्स और mg की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि अपने को आसान होगा। अगर mg लिखेंगे रॉड का mg कितना होगा? रॉड का डेंसिटी आपको दिया है रो, लेंथ है l, तो इट बिकम्स रो ALG, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्रॉस सेक्शन एरिया दिया नहीं है, कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा, चिंता मत कर। FB1 पहला वाला बॉइंट फोर्स, नीचे वाला। सो पहले वाला लिक्विड का बॉइंट फोर्स ये कैसे निकालेंगे? 6 रो इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, विच इज एरिया इंटू लेंथ सबमर्ज्ड इंटू g। अच्छा, अब लेंथ सबमर्ज्ड कैसे लिखेंगे? टेक्निकली अगर वो एंगल थीटा है तो लेंथ सबमर्ज्ड, ध्यान से देखिए, टेक्निकली लेंथ सबमर्ज्ड कितना आना चाहिए? दिस इज L/2 का सेक कंपोनेंट, L/2 सेक थीटा। ठीक है, L/2 सेक थीटा। पर यहां पे हम काम करेंगे स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, और स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए तो हम सेक थीटा को ले लेंगे, थीटा इज क्लोज टू 0, सेक थीटा क्लोज टू 1। सो ये हो जाएगा आपका 3 रो ALG। मतलब मान के चल रहे हैं कि अभी भी L/2 ही है, ऑलमोस्ट छोटा सा एंगल से घुमाया ना, छोटा सा 1 डिग्री 2 डिग्री, तो अभी भी ये लेंथ जो है वो इधर L/2 ही है और उधर भी L/2 ही है। चलिए, ऐसे ही FB2 दूसरे वाले का पॉइंट फोर्स, ये भी लिखेंगे 2 रो AG, और इसमें भी फिर L/2 ही होगा, सो दिस बिकम्स रो ALG। शानदार। नाउ एक बार ये आ गया, नाउ लेट्स राइट द नेट टॉर्क। इस पे टॉर्क लिखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो mg का टॉर्क पॉजिटिव आएगा, और दोनों पॉइंट फोर्स रिस्टोरिंग टॉर्क ला रहे हैं उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। mg का टॉर्क क्या दिख रहा है आपको? रो ALG। पर mg कितने डिस्टेंस पे लगेगा? यहां से आपको पता है L/2 डिस्टेंस पे, सो L/2 साइन थीटा। साइन थीटा को हम लिख देंगे थीटा क्योंकि एंगल स्मॉल है, माइनस FB1 इसका टॉर्क 3 रो ALG, ये फोर्स हुआ इनटू, पर ये पॉइंट फोर्स ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? ये ध्यान देखिए, L/4, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके सेंटर पे, सेंटर बॉयंसी, तो सबमर्ज पार्ट के सेंटर पे विच इज L/2 के सेंटर पे L/4।
इंटू अगेन साइन थीटा को लिख देंगे थीटा, एंड माइनस पॉइंट फोर्स का दूसरा का पॉइंट फोर्स, उसका भी टॉर्क नेगेटिव में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज माइनस रो ए एल जी इंटू इसका डिस्टेंस, ध्यान से देखिए ये कितना लेंगे, इसका ओ से डिस्टेंस 3l/4, l/2 प्लस l/4, 3l/4 इंटू अगेन दिस कम्स आउट टू बी साइन थीटा, जिसको हम लिखेंगे थीटा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो जो नेट टॉर्क है आपका वो यहां पे आ गया, सॉल्व करके देख सकते हैं आप, दिस इज हाफ माइनस 3/2, सो माइनस रो ए जी एल स्क्वायर थीटा, दिस बिकम्स योर टॉर्क कांस्टेंट के। और अब आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बहुत ही आसान, एंगुलर ऑसिलेशंस हैं 2π√i/k। आई आप जानते ही हैं, दिस इज रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड, कितना होता है भाई, ml²/3, m को लिखना पड़ेगा रो की टर्म्स में, रो ए एल, सो रो ए एल इंटू l²/3 डिवाइडेड बाय k, जो कि आपका बना रो ए जी एल स्क्वायर। और यहां से फाइनल जवाब देखिए, कैंसिल होने के बाद टाइम पीरियड आता है 2π रो ए एल स्क्वायर आपका गया, इट बिकम्स l/3g। दिस इज द फाइनल आंसर, 2π√l/3g। हमें उससे कंपेयर करना है आंसर, फाइनल आंसर, उत्तर आपका एंड जो आपको निकालना है इज √3, 1.73। दिस इज द न्यूमेरिकल आंसर, शाबाश। चलिए, ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी बढ़िया सवाल देखिए, कार्नोट इंजन का, थर्मोडायनेमिक्स के काफी अच्छे सवाल है ये, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स के सवाल है, काफी मजेदार सवाल, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, बोल रहा है हमारे पास 5 कार्नोट इंजन है, 5 कार्नोट इंजन आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, सबका एफिशिएंसी सेम है ईटा, और 6 रिजर्वायर्स के बीच में काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज कि ये डायरेक्टली सीरीज में है, मतलब पहला वाला जितना हीट रिलीज करेगा दूसरा वाला उतना ही हीट पूरा गेन कर लेगा। ओके, बोल रहा है कंसीडर Q0 विद द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द फर्स्ट इंजन पर साइकिल एंड W इज द टोटल वर्क डन बाय ऑल द इंजन्स कंबाइंड। ये ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल रहा है। सो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी W, टोटल W बाय Q0, वो आपको गिवन है। हमें निकालना है ईटा, मतलब एक इंजन का एफिशिएंसी। बढ़िया सवाल है, मजा आएगा। कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो देखो यहां पे 2 चीजें यूज करनी है, 2 चीज कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि सबका एफिशिएंसी सेम है, उसको यूज करना पड़ेगा, और दूसरी चीज जितनी हीट पहले वाले ने रिलीज की उतनी दूसरे ने अब्सॉर्ब करी, जितनी दूसरे ने रिलीज की उतनी तीसरे ने अब्सॉर्ब करी, उसको भी आपको यूज करना है। अच्छा, आपको ईटा नेट दिया है, सबसे पहले इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, चलो भाई लिखते हैं ईटा नेट। ठीक है, ईटा नेट जो है वो अपना दिया है टोटल W बाय Q0, ठीक है, बाय Q0, Q0 मतलब पहले वाले इंजन ने जितना हमारा हीट लिया है। सो इसको हम लिखेंगे, ये आपका आएगा, थोड़ा सा हरे कलर में लिख देते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 बाय Q0। ये आपको दिया है 211/243, है ना। पर ध्यान से देखिए कि हम इंजन के लिए W1 पहली चीज को यूज करते हैं कि जितना पहला हीट रिलीज कर रहा है दूसरा भी उतना ही हीट गेन कर रहा है। सो यहां से ध्यान से आप देखो, मैं W1 यानी कि पहले वाले ने जो हीट रिलीज की, ठीक है, यहां पे W1 जो पहले वाले ने हीट रिलीज की उसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखिए Q0 माइनस Q1। W2 दूसरे वाले ने जो हीट रिलीज की उसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। W3 जो तीसरे ने हीट रिलीज की Q2 माइनस Q3, फिर Q3 माइनस Q4, और आखिरी वाला Q4 माइनस Q5 डिवाइड बाय नीचे है Q0। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही सोचा आपने, यहां से ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 सब कैंसिल हो रहे हैं। फाइनली आपके पास बच रहा है बस Q0 और Q5, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस Q5 बाय Q0। ये आपको दिया है 1 माइनस Q5 बाय Q0, इसकी वैल्यू आपको दी है 211/243, या फिर बोल सकते हैं Q5 बाय Q0 की वैल्यू आपको दी है 32/243। ये आता है हमारा पहला इक्वेशन। पर इससे क्या करें, हमें तो ईटा निकालना है,
क्योंकि अभी तक हमने बस एक ही चीज यूज की है कि जितना पहला हीट रिलीज कर रहा है उतना ही दूसरा हीट गेन कर रहा है, पर अब हम दूसरी चीज यूज करेंगे, सबका एफिशिएंसी भी सेम है, उसको यूज करते हैं, एफिशिएंसी को लेके आते हैं। देखिए एफिशिएंसी को हम कैसे लिखेंगे, थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी यहां पे। एफिशिएंसी ईटा को हम कैसे लिखेंगे, पहले वाले की एफिशिएंसी क्या लिखोगे, 1 माइनस Q1 बाई Q नॉट, उसको दूसरे वाले क्या लिखेंगे, 1 माइनस Q2 बाई Q1, फिर 1 माइनस Q3 बाई Q2, 1 माइनस Q4 बाई Q3, which is also 1 minus Q5 by Q4. ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए ध्यान से देखिए, वो जो चीज आई है ना अपनी Q5 by Q नॉट, उसको हम थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ेगी। Q5 by Q नॉट ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप Q1 को देखिए, एक एक करके स्टेप वाइज हमें करना पड़ेगा। यहां से पहले Q1 देखिए, Q1 क्या दिख रहा है आपको, यहां से Q1 क्या दिख रहा है, Q1 दिख रहा है Q नॉट 1 माइनस ईटा, ठीक है, दिख रहा है यहां से Q नॉट 1 माइनस ईटा। पर अब इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्योंकि आप इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक और बेहतरीन चीज दिखेगी, दैट आप इन दोनों को इक्वेट कीजिए, ये वाला इक्वेशन देखिए, इन दोनों को, यहां से आपको दिखेगा Q2 इज नथिंग बट Q1 स्क्वायर बाय Q नॉट। देखिए इन दोनों को, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस किया तो Q1 स्क्वायर बाय Q नॉट, और Q2 इज Q1 स्क्वायर बाय Q नॉट, यहां से दिख रहा है इसको Q1 स्क्वायर, Q1 आपको पता है, Q1 स्क्वायर बाय Q नॉट करेंगे तो आपका आएगा Q नॉट 1 माइनस ईटा होल स्क्वायर। शानदार, इंटरेस्टिंग। अब देखिए वही चीज रिपीट कीजिए, अब यही चीज आगे यहां पे रिपीट होती है, और यहां से हमारा Q3 निकलेगा, Q3 क्या निकलेगा, Q2 स्क्वायर बाय Q1, यहां से Q3 इज Q2 स्क्वायर बाय Q1, और Q2 स्क्वायर बाय Q1 अभी देखिए Q2 स्क्वायर कीजिए, ठीक है, और Q1 से डिवाइड कीजिए, वहां से आपका आ जाएगा, देखिए Q नॉट रहेगा बस, और 1 माइनस ईटा का पावर आ जाएगा 3। तो ध्यान से देखिए यहां पे तो जबरदस्त पैटर्न बन रहा है कि Q1 आ गया Q नॉट इंटू 1 माइनस ईटा, Q2 आ गया Q नॉट 1 माइनस ईटा होल स्क्वायर, Q3 आ गया Q नॉट 1 माइनस ईटा होल क्यूब, और यही चीज करते हुए हमारा Q4 बनेगा Q नॉट 1 माइनस ईटा पावर 4, यही पैटर्न, और Q5 जो हमने वहां पे निकाला था इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ईटा टू द पावर 5। बहुत ही शानदार, क्या ही चालाकी से हमने सवाल किया है। और अब वहां से देखिए इसको अब रिलेट करते हैं, नाउ वी हैव द फाइनल आंसर, हमारी आंखों के सामने ही हमें दिखता हुआ। अब देखिए Q5 बाय Q नॉट आपको गिवन था, सो 1 माइनस ईटा पावर 5 आपको गिवन है 32 बाय 243, यहां से आपका आता है 1 माइनस ईटा इज 2/3, ईटा आएगा 1 बाय 3। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, था ना मजेदार क्वेश्चन, ऐसा करना होगा फील लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से थर्मोडायनेमिक्स का और भी ज्यादा मजेदार सवाल। ये देखिए काफी बढ़िया सवाल, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 2 पिस्टन है, जो P1 पिस्टन है वो इंसुलेटिंग, वो कंडक्टिंग है, मतलब इधर से हीट एनर्जी देगा, उसका कंडक्टिविटी और एरिया भी दिया है, विड्थ भी दिया है, पर वो मूव नहीं कर सकता। जो दूसरा पिस्टन है P2, ये मूव कर सकता है, पर ये हीट को इधर उधर नहीं जाने देगा। दोनों में 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस की आपको गिवन है। इंटरेस्टिंग चीज, P2 मूव्स फ्रीली, ये लाइन पे ध्यान दीजिए, सच दैट द गैस इन S2 इज ऑलवेज एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। S2 वाला गैस हमेशा P0 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेके बैठा है। Initially difference between the two temperatures is delta T naught. Time it takes for the temperature to become delta T naught by 2 is. चलिए, ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ट्रांजिएंट स्ट्रेट हीट ट्रांसफर का थ्रू कंडक्शन। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपने हमारा IIT चैलेंज वाला सीरीज देखा हो तो उसमें हमने ऐसा ही एक सवाल सिलेंडर और डिस्क वाला करवाया था, एग्जैक्टली ऐसा ही, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आपको टाइम लेना है, आप देखिएगा, चेक कीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वैसा ही समझ के हमें इस सवाल को करना है, पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पे जो ये 2 गैस हैं, ये कौन सा प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, समझता है, फील लेते हैं, फील ले। तो अगर हम इसकी फील लेंगे तो ये पार्टीशन मूवेबल नहीं है, इसका मतलब इस गैस के लिए यहां पे होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, बिकॉज इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और इसके लिए इसने बोला है कि भाई यहां पे हमेशा प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है, सो दिस विल बी आइसोबारिक प्रोसेस। तो पता है हो क्या रहा है ना, मान लीजिए इसका इनिशियल टेंपरेचर कुछ ज्यादा था 400 केल्विन, इसका इनिशियल टेंपरेचर कुछ कम था 300 केल्विन, तो हीट ट्रांसफर होगा यहां से यहां, कैसे होगा, थ्रू कंडक्शन, इसके थ्रू कंडक्शन के थ्रू,
सो कंडक्शन के थ्रू यहां से यहां हीट जाएगी, और जब कंडक्शन के थ्रू यहां से यहां हीट जाएगी तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट लूज करेगा, और ये आइसोबारिक प्रोसेस में उतना ही हीट गेन करेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसको रिलेट करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा S1 वाला है, फॉर S1 पहला वाला, उसके लिए आइसोकोरिक है। मान लेते किसी भी टाइम टी पे, इससे पहले है ना, किसी भी टाइम टी पे ये ट्रांजिएंट स्टेट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इनिशियली डेल्टा टी नॉट टेंपरेचर डिफरेंस है, कब डेल्टा टी नॉट बाय 2 हो जाएगा, टेंपरेचर डिफरेंस हाफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं एट एनी टाइम टी, किसी भी रैंडम टाइम टी पे S1 का टेंपरेचर जो है वो मान लेते हैं बुद्धिजीवी T1, S2 का टेंपरेचर जो है किसी भी टाइम टी पे मान लेते हैं T2। ये रैंडम टाइम टी पे है तो T1 T2 बदल रहे हैं समय के साथ। और दूसरी चीज, इन नेक्स्ट dt टाइम, अगले छोटे से dt टाइम इंटरवल में हमें पता है S1 का टेंपरेचर क्या करने वाला है, घटने वाला है, क्योंकि हम उसको हायर पे मान रहे हैं। तो S1 का टेंपरेचर बोल देते हैं डिक्रीजेस का मतलब डिक्रीजेस बाय dt1 से घटेगा, और S2 का टेंपरेचर बढ़ेगा इंक्रीजेस बाय dt2, ऐसा कुछ बोल देता है। ठीक है, शाबाश। ओके, अब हम दोनों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। अगले डी टाइम में इसका टेंपरेचर घटने वाला है, इसका टेंपरेचर बढ़ने वाला है। तो फॉर S1 के लिए देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी। S1 के लिए इक्वेशन बनेगी, S1 जो हीट लूज कर रहा है, कैसे लूज कर रहा है, कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का रेट क्या होता है, K डेल्टा टी बाय L, और इस इंस्टेंट पे टेंपरेचर्स क्या है, इधर T1 इधर T2। तो इस इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हम लिखेंगे। सो KA बाय X, विड्थ X दिया है, T1 माइनस T2, ये होगा S1 के लिए हीट लॉस। पर S1 कौन सा प्रोसेस कर रहा है, आइसोकोरिक, तो इसके लिए हीट लॉस कैसे लिखेंगे, NCV डेल्टा T। आपको दिया है 1 मोल है, मोनो एटमिक है, सो इट बिकम्स N इज 1, CV बिकम्स 3R बाई 2 इंटू डेल्टा टी। क्योंकि रेट है तो हम लिखेंगे dt बाई dt, सो dt1 बाई dt, और सामने हम एक और लगा देंगे नेगेटिव साइन। क्यों हमने लगाया नेगेटिव, क्योंकि dt इज नेगेटिव, dt1 इज नेगेटिव, 1 का टेंपरेचर कम हो रहा है, तो इसलिए dt1, इसलिए इस इक्वेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया है। फॉर S2 जो हीट गेन कर रहा है उसके लिए भी हम ऐसी इक्वेशन लिखे, वो भी सेम, इधर LHS तो सेम ही रहेगा, जितनी हीट लूज करेगा उतना ही हीट गेन करेगा कंडक्शन से। KA बाय X T1 माइनस T2 इज हमारा बनता है, इसके लिए आइसोबारिक प्रोसेस है, ये ट्रिक था, पर 1 मोल है 5R बाई 2, NCP डेल्टा टी आएगा, अभी गलती नहीं कर रही है, dt2 बाई dt। और यहां पे भी नेगेटिव साइन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका तो टेंपरेचर बढ़ रहा है, dt इज पॉजिटिव। ये हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। पर अब ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि T1 भी अननोन है, T2 भी अननोन है, और दो डिफरेंशियल इक्वेशन, दो अननोन, ये कैसे सॉल्व करें। यहां पे आएगी बेहतरीन लेवल की चालाकी, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन T1 या T2 में नहीं बनाएंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन T1 माइनस T2 में बनाएंगे। क्योंकि देखिए सवाल ने वही दिया है कि T1 माइनस T2 इनिशियली डेल्टा टी नॉट है, और कितने टाइम बाद T1 माइनस T2 डेल्टा टी नॉट बाय 2 हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसी पे बनाएंगे। कैसे बनाएं, चलिए एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐड कर देते हैं, ताकि देखिए ये कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा 15 15, और फिर वो कॉमन आके आपका बन जाएगा d ऑफ T1 माइनस T2। चलिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, एंड देन ऐड बोथ द इक्वेशंस। देखिए आपका क्या बनता है यहां से ऐड करने पे। LHS हमारा आएगा, देखिए LHS आपका बनता है, दिस 5 and 3 8, so LHS becomes 8 KA by X T1 minus T2, 8 KA by X T1 minus T2, ठीक है। एंड RHS में जैसा आप देख पा रहे हैं 15 15 by 2 बनेगा, इट बिकम्स 15R by 2 कॉमन D T1 minus T2 by dt विद नेगेटिव साइन। अब देखिए T1 माइनस T2 में डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। सो टेंपरेचर डिफरेंस एक्सपोनेंशियल डिके करेगा, हम बोल सकते हैं। सो डी T1 माइनस T2 बाई T1 माइनस T2 इंटीग्रल इज कितना होता है, -16 KA बाई 15 RX dt इंटीग्रल
लिमिट्स फ्रॉम 0 टू टी, यहां पे लिमिट्स फ्रॉम डेल्टा टी नॉट टू डेल्टा टी नॉट बाई 2। शाबाश, दिख रहा है आपको, यहां से आएगा ln हाफ, और नेगेटिव के साथ कैंसिल होकर ln 2 बन जाएगा, और t यहां से आप निकालेंगे, इट विल बी 15 और x ln 2 बाय 16 Ka। दिस इज द फाइनल आंसर, ये है समय। अब इसको कंपेयर करते हैं जो हमें दिया उससे। ओके, सो दिस एक्स आर बाई के, एक्स आर बाई के का कोएफिशिएंट देखना है, एक्स आर बाई के। सो देखिए एक्स आर बाई के, दिस इज योर एक्स आर बाई के, इसका कोएफिशिएंट तो आपको जो n पूछा है इज 15 ln 2 बाई 16, ln 2 इज 0.7, आता है लगभग 10.5 बाय 16 विच इज 21 बाय 32, अप्रोक्सीमेटली 0.66। चलिए, तो ये था इस सवाल का जवाब। काफी शानदार थर्मोडायनेमिक्स का सवाल यहां पे पूछा, मजा आ गया सवाल करके। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपको नजर आ रहा है, देखिए, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा सवाल है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा सवाल क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक कोन है जो आपको दिया हुआ है, यहां पे कोन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका चार्ज है q, ठीक है, इसका चार्ज है q, एंड आपको इसके जब ये रोटेशन करेगा, तो हमें पता ही है इस तरह के सवाल आपने किए होंगे, ये रोटेट करेगा तो फिर चार्ज घूमेगा, उसकी वजह से करंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 0,0,z वेयर z इज वेरी लार्ज कंपेयर टू h एंड r। शाबाश, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। करते हैं। तो क्वेश्चन देख के पता लग रहा है ये तो एलिमेंट टेकिंग का सवाल है, एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना है। ये कोन है, कोन में कैसे एलिमेंट लेंगे? तो कोन में जैसा हम जानते ही हैं, सबसे पहले यहां से हम x डिस्टेंस पे जाएंगे, चाहे x या कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, यहां से हम x डिस्टेंस पे गए। चलिए, तो x डिस्टेंस पे जाके यहां पे हमने एक dx विड्थ का छोटा सा ये एलिमेंट लिया, रिंग एलिमेंट, जिसका विड्थ है dx और जिसका स्लांट हाइट ये वाला, ठीक है, बहुत पतले में इसको बनाना पड़ेगा, जिसका स्लांट हाइट ये वाला लेंथ जो है वो है dl बोल देते हैं, ठीक है। सो dx इज दिस विड्थ, वर्टिकल विड्थ इज dx और स्लांट विड्थ इज dl, ये एलिमेंट है। तो अब तरीका क्या रहेगा? वही, पहले एलिमेंट पे चार्ज निकालेंगे, एलिमेंट पे करंट निकालेंगे, फिर एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट लेट्स डू चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट, एलिमेंट पे चार्ज, ये कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान, एलिमेंट पे चार्ज dq हमारा होता है, एलिमेंट पे चार्ज निकलेगा अपना dq विच इज टोटल चार्ज q, टोटल चार्ज आपको दिया है q डिवाइडेड बाय ओवरऑल एरिया, सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम पे नहीं एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें पता है पाई आर एल, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पाई आर एल विच इज पाई इंटू रेडियस इंटू लेंथ, स्लांट लेंथ, जो होगा आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया ऑफ द एलिमेंट हम लिखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर इंटू dl, जहां पे स्मॉल आर आपका है ये वाला लेंथ, दिस इज योर स्मॉल आर, मतलब रेडियस ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का रेडियस, ये एलिमेंट का रेडियस जो है इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल आर। चलिए, तो हमें पहले स्मॉल आर और dl लिखने पड़ेंगे, फटाफट काम करते हैं। स्मॉल आर आपको दिख रहा है, ये है सिंपल ज्योमेट्री, स्मॉल आर जो होगा वो होगा आपका x बाई h, ये x है हमारा, x बाई टोटल हाइट h इंटू आर। वैसे ही आपको दिख रहा है dl जो होगा स्लांट लेंथ, इसको हम dx से रिलेट करेंगे क्योंकि आपको इंटीग्रल x dx ही करना पड़ेगा। सो दिस विल बी dl जो होगा स्लांट वाला रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय h इंटू dx। शाबाश, लेट्स सब्स्टिट्यूट देयर, वहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। dq आपका बना q बाय पाई आर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 पाई एक्स आर बाई एच, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है भी, dl रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच इंटू dx। देखिए कैंसिल होके आपके पास क्या बनता है, यहां पे
पाई कैंसिल होता है, एक आर भी कैंसिल होता है आपका, और आपके आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर पूरा कैंसिल हो जाता है. सो वी आर लेफ्ट विद 2q x dx. ऊपर 2q x dx पाई गया, आर गया, ये गया, और नीचे आपका बचता है एच स्क्वायर. दिस इज द चार्ज ऑन द एलिमेंट. देखिए काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है. दिस इज जस्ट द चार्ज ऑन द एलिमेंट. अब हम निकालते हैं करंट ऑन एलिमेंट. एलिमेंट पे करंट, ठीक है. और एलिमेंट पे करंट कैसे निकालेंगे? डीआई. ये तो बहुत ही आसान है. इट इज सिंपली डी क्यू डिवाइड बाय टाइम, विच इज टाइम को रखेंगे ओमेगा बाय 2 सो डी क्यू इंटू 2 पाई बाय ओमेगा. ये आपका यहां पे आता है, सब्स्टिट्यूट कीजिए वो वैल्यू. सो डी क्यू, सॉरी दिस इज उल्टा आएगा, ये अपना बनेगा डी क्यू 2 पाई यहां नीचे इंटू ओमेगा. सो सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 आपका कैंसिल होता है, इट बिकम्स क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स बाय पाई एच स्क्वायर. ये है करंट ऑन द एलिमेंट. अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस करंट ऑन द एलिमेंट. अभी निकालेंगे इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट Z. चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट. अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट. एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लिखेंगे डीबी. काफी मेहनत करवा रहा है ये सवाल, टेढ़ा सवाल. ये अब करंट कैरिंग कॉइल बन गया. करंट कैरिंग कॉइल की वजह से एक्सिस पे फील्ड आपको पता ही है, म्यू नॉट एन आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2. याद रखा कर फॉर्मूला. सो म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्म्स तो यहां पे 1 ही लेंगे. करंट आपको दिख रहा है, करंट हमने निकाला था, ये रहा क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स बाय पाई एच स्क्वायर. इसको डालते हैं क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स बाय पाई एच स्क्वायर, ओके, इनटू रेडियस स्क्वायर. रेडियस स्क्वायर किसका रेडियस? एलिमेंट का रेडियस. एलिमेंट का रेडियस हमने यहां पे निकाला था एक्स आर बाय एच, इसका स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2. एक्स स्क्वायर डिस्टेंस जो है वो आपका z है, z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगेन यही बनेगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर पावर 3/2. पर देखिए सवाल ने इंटरेस्टिंगली बोला है z इज ग्रेटर देन आर या एच. z सबसे ज्यादा है. z जो है ग्रेटर देन एच, z ग्रेटर देन आर, सबसे ज्यादा है. और z अगर सभी से ज्यादा है तो ये पूरी चीज को हम z की तुलना में बेशर्मी से कर देंगे इग्नोर. और अभी आपका dB बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड. यहां से थोड़ा अच्छा खासा रिलेशन आते हुए हमें भी मिलेगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx बाय पाई h पावर 4, 2 पाई आएगा h टू पावर 4 z क्यूब. बहुत ही खतरनाक दिखता हुआ. अभी भी काम खत्म नहीं हुआ. ये तो बस आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट. अब आपको निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट. b इज इंटीग्रल dB. इसको इंटीग्रेट कीजिए. आपको पता है क्या क्या बाहर आ जाएगा? म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 पाई, ये पूरा बाहर आ जाएगा, h टू पावर 4 z क्यूब. पूरा बाहर ही. वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रल x क्यूब dx. ये इंटीग्रल हम कर सकते हैं क्योंकि dx रिप्रेजेंट्स द चेंज इन x. लिमिट्स ऑन x होगा 0 टू h. तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका, ये h टू पावर 4 बाय 4, h टू पावर 4 कैंसिल हो जाएगा. यू गेट म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 8 बचेगा पाई z क्यूब. कंपेयर कीजिए जो दिया हुआ था उससे. म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4 पाई z क्यूब इंटू n. आपका आ रहा है 8 पाई z क्यूब नीचे, तो n इज क्लियरली हाफ 0.5. दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. जबरदस्त. ये थी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की समाप्ति. अब देखते हैं हम मैट्रिक्स मैचिंग, सबसे आसान पार्ट जो था इस पेपर का. मैचिंग क्वेश्चंस, 1-to-1 मैचिंग, बहुत ही ज्यादा आसान. चलिए, तो ये पहला सवाल है, बिल्कुल फ्री के नंबर बटे थे यहां पे, बहुत ही ज्यादा आसान. क्वेश्चन में दिया है आपको इस तरफ फिगर्स दिए हैं जहां पे ये सोर्स है, ये डिटेक्टर है, और सोर्स से डिटेक्टर जाने के 2 रास्ते हैं. तो दोनों में पार्ट डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा. और आपको बताना है वेवलेंथ आपको गिवन है साउंड का 0.29, और हमें बताना है एल की वैल्यू. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल
मिनिमम वैल्यू ऑफ एल, सवाल ने बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ एल निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल फॉर विच डिटेक्टर रिकॉर्ड्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें चाहिए। तो किस मिनिमम वैल्यू ऑफ एल के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो हमें यहां पे मैच करना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शंस अच्छे से दिखे। अरे छोटा हो जा, वहां से होगा ये। चलिए, तो अभी हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। ओके, सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान। पहला वाला जो है, ठीक है, पहला वाला मैचिंग के सवाल में अच्छी बात यह है कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप एक या दो को भी मैच कर देंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पर हम यहां पे पूरा सॉल्व करके देखेंगे। देखिए पी वाला जो है, सबसे पहले पी में बोल रहा है तो ये डेल्टा एल हमें दिख रहा है, डेल्टा एल पाथ लेंथ डिफरेंस दोनों के लिए आप देख पा रहे हैं, दिस इज क्लियरली पाई आर आधा सर्कल एंड दिस इज 2r डायमीटर, तो ये बनता है पाई माइनस 2 टाइम्स r। रेडियस को अपन लिखेंगे, ठीक है, रेडियस को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ, रेडियस है l/2, सो ये आता है पाई माइनस 2 इंटू l/2। ये है पाथ लेंथ डिफरेंस, ठीक है, पाई माइनस 2 इंटू l/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये बनता है पाई माइनस 2 l/2, कितना बना 0.57 l लगभग। इसको हमें करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, सवाल बोल रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको करना है n लैम्डा के बराबर। और उसमें भी हम क्योंकि मिनिमम लेंथ निकालना है तो हम करेंगे इसको फर्स्ट मैक्सिमा के बराबर या डेल्टा एल को लैम्डा के बराबर। सो डेल्टा एल जो आएगा 0.57 l, इसको करेंगे लैम्डा के बराबर विच इज गिवन एज 0.29, 0.29 दिया है। यहां से आपका लेंथ आता है, देखिए ये ऑलमोस्ट हाफ के आसपास आएगा, हाफ से थोड़ा ज्यादा, हाफ से थोड़ा ज्यादा, which is clearly matching with number 3, ठीक है, सो ये क्लियरली 3 वाले के साथ मैच होता है। ओके, क्यू का अगर हम निकालेंगे, क्यू का अगर आप निकालो, क्यू में देखिए बहुत ही आसान, क्यू में तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, केवल डेल्टा एल जो आ रहा है वो ये आ रहा है विच इज एल के बराबर, और उसको अब करेंगे हम डेल्टा एल एल के बराबर, बहुत ही आसान चीजें, उसको अब हम करेंगे लैम्डा के बराबर, तो लैम्डा यानी कि 0.29 मीटर ही आ जाएगा, इसमें इट इज मैचिंग विद नंबर 4। बहुत ही आसान चीज है, क्या सवाल है, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप चाहें तो ऑप्शन देख सकते हैं कि इट इज 3 and 4, मैचिंग विद 3 and 4। 3 and 4 मतलब ऑप्शन ए और सी तो हो ही नहीं सकते, यहां से आप टेस्ट के दौरान समय बचा सकते हैं कि भाई ऑप्शन ए एंड डी तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन ए एंड बी तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज फर्स्ट 3 देन 4, सो 3 and 4 इन्हीं दोनों में आते हैं। अगेन आपको एस सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एस तो दोनों में 2 है, ठीक है, एस थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा क्योंकि वहां पे आपको ट्राइंगल आ गया, पर देखिए एस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कितना आसान काम कर दिया आईटी ने आपके लिए, एस सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, बस आर से ही आपका आंसर आ जाएगा। आर में आप देखें तो आर में अगेन वेरी इजी, ये दोनों लेंथ तो सेम है दोनों पार्ट्स के लिए, केवल ये एक्स्ट्रा है विच इज हाफ द सर्कमफ्रेंस अगेन, सो दिस इज पाई आर, और रेडियस कितना आपको दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है दिस इज √2l/2, l/2 पाई l/2, ये आपका रहेगा अभी लैम्डा 0.29 के बराबर। सो यहां से आपका लेंथ जो आपको निकालना है 0.29 इंटू √2 1.41 डिवाइडेड बाय पाई 3.14, ये आता है आपका 110 से थोड़ा कम, तो ये आएगा 0.14 से थोड़ा कम विच इज 0.13 मीटर विच इज मैचिंग विद नंबर 5। सो 3 4 5 क्लियरली आपको देखिए एस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 4 5 दिख रहा है, ऑप्शन विल बी डी आंसर, ठीक है। फिर भी अगर आप एस सॉल्व करना चाहें, मजा आ रहा है तो एस भी सॉल्व कर लेते हैं। एस में पाथ लेंथ के लिए अभी अपने को लेंथ निकालनी पड़ेंगी ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल के साइड लेंथ, ये हम इजीली निकाल सकते हैं, आपको cos 15 दिया है, ये अपन निकाल सकते हैं साइन रूल का प्रयोग करके। कैसे, देखिए साइन रूल का प्रयोग करेंगे, एल इसको हम नाम दे देते हैं, ये साइड लेंथ को हमने नाम दे दिया ए, ये साइड लेंथ को नाम दे दिया बी। सो आपको दिख रहा है अभी L बाय साइन 105 इक्वल्स ए बाय साइन 30, वो एंगल 30 हो जाएगा, और साइन 105 आपको दिया है, वहां से का साइन 105 सेम एस cos 15, इसका हम प्रयोग करेंगे, यहां से आपका ए और एल निकाल सकते हैं आप, ए विल कम आउट टू बी एल बाय ये बनेगा हाफ, तो दिस कम्स आउट टू बी एल बाय 1.94, 0.97 का डबल 1.94।
सिमिलरली बी आप निकाल सकते हैं दूसरा साइड लेंथ L बाय साइन 105 इक्वल टू B बाय साइन 45। B आता है यहां से L बाय 0.97√2। और अब डेल्टा एल अगर आपको निकालना है, डेल्टा एल विल सिंपली बी दोनों साइड लेंथ, ये दोनों एडिशन होंगी, इसका सब्ट्रैक्शन होगा L कॉमन 1 बाय 1.94 प्लस 1 बाय 0.97√2 माइनस 1, इसको हम करेंगे 0.29 के बराबर। यहां से हमारा L आएगा। क्लियरली दिस विल मैच विद योर 2, S जो है वो 2 के बराबर मैच करेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी हमें करेक्ट दिख रहा है, 3, 4, 5 एंड 2। आसान सवाल फिर से फ्री के नंबर पढ़ते हुए। चलिए ओके, अगला सवाल हम देखते हैं। ये तो और भी ज्यादा आसान सवाल, और भी ज्यादा फ्री के नंबर। मैट्रिक्स मैचिंग जो है एडवांस का सबसे आसान पार्ट है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको उपयोग किया होगा। सो आपको बस मैच करना है कि ये ऑप्टिक्स के फिनोमेनन जो है वो किस रीजन की वजह से होते हैं। तो हम देखते हैं। क्लियरली हमें देख के पता लग रहा है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कलरफुल स्काई नॉर्थ पोलर रीजन, यस ऑरोरा। तो नॉर्थ पोल के नजदीक ऑरोरा जो आपने देखा, कलरफुल लाइट्स जो आती हैं, वो हमें बताइए क्यों आती हैं? क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होते हैं, सन से आते हुए चार्ज पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होते हैं, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट करते हैं, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से एक्सेलरेट करके बहुत ज्यादा एनर्जी से वो टकराते हैं वहां पे गैसियस एटम्स से, और गैसियस एटम्स को एक्साइट करते हैं, जो फिर फाइनली अपना लाइट, विजिबल लाइट एमिट करते हैं, जो हमें दिखता है ऑरोरा के फॉर्म में। सो क्लियरली यहां पे अगर हम देखेंगे, दिस विल मैच विद नंबर 5 विच इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, एमिट करेंगे रेडिएशन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। सो पी मैचेस विद 5 क्लियरली। पार्शियली पोलराइज सनलाइट, ओके, पोलराइजेशन ये तो आपको बताइए, सनलाइट आती है एटमॉस्फेयर के एटम्स पे पकड़ाती है, पड़ती है, स्कैटर होती है, स्कैटरिंग की वजह से वहां पे पार्शियल पोलराइजेशन होता है, आपको बताइए। सो स्कैटरिंग इज द करेक्ट आंसर। 4 रेनबो, अच्छा रेनबो में ध्यान से देखना है, दिस इज डिस्पर्शन एंड डिफ्रेक्शन। टोटल इंटरनल डिफ्रेक्शन भी सही है, इट इज नॉट रॉन्ग, बट यस दिस इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि वहां पे पहले डिस्पर्शन होता है एंड देन TIR होता है, टोटल इंटरनल डिफ्रेक्शन। सो यस, मोर करेक्ट विल बी 1। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आपको बताइए इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाता है। सो 5, 4, 1, 3 दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब अगेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से बहुत ज्यादा आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, देखने में बड़ा खतरनाक लगता है इंड्यूस्ड करंट का सवाल, पर सच्चाई में देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। सवाल बोल रहा है कि यहां पे अपने पास एक लूप है जो इस प्लेन में है, एक्सवाई प्लेन में, और एक्सवाई प्लेन में यहां पे बेहतरीन तरह से रोटेट कर रहा है, मजा आ गया। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे आउटर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है विच इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये घूमेगा, यहां पे हमारा मैच करना है हमें इसमें इंड्यूस्ड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए बहुत सिंपल है, देखने में मुश्किल लगता है पर है सिंपल ही। देखिए फर्स्ट वाले में, देखिए पी वाले में हमें देख के ही पता लग रहा है कि भाई जब ये ऐसे घूमेगा, आपको पता है जब ये ऐसे घूमेगा तो आधे साइकिल तक, है ना, टाइम पीरियड टी के से घूम रहा है, तो आधे साइकिल तक ये इसमें अंदर ही आता रहेगा। सो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल एरिया इंक्रीजेस। देखो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल एरिया इंक्रीजेस, तो आपका फ्लक्स जो होता है BA cos थीटा दैट विल आल्सो इंक्रीज, और फ्लक्स इंक्रीजेस तो EMF इंड्यूस आएगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल आपको दिख रहा है, फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल, क्योंकि आधे साइकिल में अंदर आने के बाद ये ऐसा आपको दिखाई देगा, ये पूरा अंदर आ गया होगा, पूरा एरिया अंदर चला गया होगा, ठीक है, पूरा एरिया अंदर आ गया ऐसा। पर उसके बाद अब क्या होगा, ये बाहर निकलना चालू करेगा, तो एरिया घटेगा, एरिया डिक्रीजेस, और एरिया डिक्रीजेस तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा। पर इस बार एरिया घट रहा है, तो इस बार इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे हमेशा इंड्यूस EMF होगा, कभी जीरो नहीं होने वाला इंड्यूस EMF। ये ग्राफ दिया ना मैच करने के लिए, पर पहले हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में करंट आएगा, आपको दिख रहा है यहां पे, ठीक है। पहले हाफ साइकिल में क्योंकि ये एरिया बढ़ रहा है, बाहर की तरफ बढ़ा रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए ये जो है अंदर की तरफ लाने के लिए क्लॉकवाइज आएगा, और आधी साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सो आधी साइकिल में क्लॉक एंड आधी साइकिल में एंटी क्लॉक। सो 3 इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर दिस। 3 इसका सही जवाब होगा। आधी साइकिल में दिस इज पॉजिटिव एंड आधी साइकिल में दिस इज नेगेटिव। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगेन इसके ऑप्शंस, अच्छा
थोड़ा सा इसको फिर से छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शंस गायब हो चुके हैं, ऑप्शंस दिखने चाहिए। चलिए, तो ये ऑप्शंस आपके सामने दिखते हुए, और दिख रहा है हमें कि देखिए फिर से ऑप्शन ए एंड डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 मैच कर रहा है यहां पे इसके साथ। यस, सो 3 इसके साथ मैच कर रहा है, यहां ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड डी तो साफ साफ, ऑप्शन ए एंड डी तो साफ साफ हमें गलत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए एंड डी तो हो ही नहीं सकता, बी एन सी, और बी एन सी है, इसका मतलब आपको ये भी दिख रहा है कि यार बी एन सी में तो क्यू और एस सेम ही है, मतलब आपको केवल बस आर देखना है, ठीक है। आर देखते ही क्वेश्चन सॉल्व, क्यू और एस देखने की जरूरत नहीं थी, हम उसको देख लेंगे पर केवल आर से ही काम आ जाएगा। तो पहले आर को देखते हैं, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, फिर हम बाकियों का भी बता देंगे। और आर देखिए बड़ा आसान, आर वाला जो है काफी ज्यादा आसान। आर में हमें देख के पता लग रहा है ये तो 60 डिग्री का लूप है, बहुत आसान, और 60 डिग्री का लूप है तो ये तो t/6 टाइम में, t/6 टाइम में 60 डिग्री घूम जाएगा, और t/6 टाइम में 60 डिग्री घूम के पूरा अंदर आ जाएगा। तो t/6 टाइम तक तो एरिया बढ़ रहा है, मतलब इंड्यूस करंट आएगा, पर फिर t/6 टाइम बाद ये तो पूरा अंदर चला जाएगा, मतलब t/6 के बाद परिस्थिति ऐसी दिखाई देगी आपको, t/6 के बाद ये लूप ऐसा दिखाई देगा, और फिर तो ये पूरा अंदर आ चुका है देखो, और फिर तो अगर ये पूरा अंदर आ चुका है उसके बाद अगर ये रोटेट करेगा तो एरिया बढ़ ही नहीं रहा, और एरिया बढ़ ही नहीं रहा तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, ईएमएफ आएगा ही नहीं, करंट आएगा ही नहीं। कब तक? जब तक वो हाफ रोटेशन करके बाहर ना निकलने लगे, ठीक है। तो इस बार आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, आपको फील आ ही रही होगी ये सुन के, दैट इस बार आपका ग्राफ आएगा कि केवल t/6 टाइम तक, केवल t/6 टाइम तक ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, उसके बाद t/6 से t/2 तक करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि जो है वो पूरा लूप के अंदर है, एरिया चेंज ही नहीं हो रहा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। फिर t/2 के बाद वो बाहर निकलने लग गया तो अगेन अगला t/6 तक, t/2 प्लस t/6 दैट इज 4t/6, 2t/3 तक नेगेटिव आएगा, और उसके बाद फिर से वापस जीरो रहेगा टी तक। सो ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई देगा आपको आर के लिए, विच इज क्लियरली ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 मतलब द करेक्ट आंसर। अब यहां से हम देख के बोल सकते हैं कि भाई पहले का 3 है, दूसरे का 1 है, सो 3 और 1 बस जो है दो ही ऑप्शन में आ रहा है, दिस इज आर का, हाँ 3 and 1 इसी ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज सी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यू एंड एस का उसके बाद आप देख सकते हैं 2 and 4 दोनों ऑप्शन में वही आएगा। क्यू एंड एस अगेन यस, क्यू एंड एस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि क्यू में भी देखिए वैसा ही है आर जैसा, पर इसमें 2 60 डिग्री का लूप है, तो क्या होगा, पहले 60 डिग्री तक वैसे करंट आएगा, फिर अगले 60, ये देखो 60 60 60 दिख रहा है ना, मस्त है, 60 60 60, तो अगले 60 तक, पहले 60 तक एरिया बढ़ेगा, फिर अगले 60 तक कोई एरिया नहीं बढ़ेगा तो करंट जीरो है, फिर अगले 60 तक वापस बढ़ेगा तो t/6 तक करंट आएगा, फिर अगले t/6 नहीं आएगा, फिर t/6 वापस आएगा, और उसके बाद फिर नेगेटिव में चीज रिपीट होगी, विच इज 2 में दिख रहा है, t/6 में आया, फिर नहीं आया, फिर t/6 में आया, और फिर नहीं नेगेटिव में चला गया। सो दिस इज क्लियरली 2 वाला जो है क्यू का। और एस के लिए ये देखो, ये अलग ही इंटरेस्टिंग है, इसमें 60 डिग्री है यहां पे, पर ये 60 और ये 120 है, तो देखो जब तक ये पहला, जब तक ये अभी ऑलरेडी एक लूप अंदर है एक लूप बाहर है, आधा लूप अंदर है आधा लूप बाहर है, सो एरिया ये है, और अगले 120 डिग्री रोटेशन तक, अगले 120 डिग्री रोटेशन तक ऐसा रहेगा, तो 120 डिग्री रोटेशन तक तो कोई करंट नहीं आया, उसके बाद ये वाला लूप अंदर घुसेगा, सही बात है 120 रोटेशन के बाद, पर वो लूप वैसे ही बाहर निकलने लगेगा, और जितना ही अंदर घुसेगा उतना ही वो बाहर निकलेगा, तो इसमें एरिया कभी चेंज ही नहीं होगा, करंट कभी आएगा ही नहीं, सो दैट इज व्हाई इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज 0 एज इन 4। ये है हमारा ये सवाल का जवाब। एंड द लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का हमारा, ये भी आसान क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलिए बड़ा ही आसान, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान। सबसे पहले जो एक चीज काम आएगी ना, इस सारे पार्ट्स हो जाएंगे उससे, सारे पार्ट्स, दैट इज दिस ट्रिक या कॉन्सेप्ट, ये आप याद रखिए, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये ट्रिक या ये कॉन्सेप्ट कि अगर मेरे पास कोई रॉड है मास एम का, लेंथ एल का, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, आपको पता है अगर लाइन, इसका एक्सिस जो है वो है पासिंग थ्रू द एंड एंड परपेंडिकुलर, तब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mx²/3, सबको पता है। पर अगर एक्सिस एंड से पास करे पर परपेंडिकुलर ना हो, बल्कि किसी थीटा एंगल पे ऐसा हो
किसी थीटा एंगल पे ऐसा हो विद द रॉड, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। याद रख लीजिए ml स्क्वायर बड़ा 3 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज दिस एंगल, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है आपको, थीटा को 0 डाल दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, पैरेलल टू द रॉड होना चाहिए। थीटा को 90 डाल दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होगा, होना भी चाहिए। यही चीज का प्रयोग करके क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, बहुत ही आसान। देखिए अब बोल रहा है सबसे पहले P में ये रॉड है आपका, तो एक्सिस है, 2 रॉड्स हैं सेम मास लेंथ के, और एंगल कितना दिख रहा है आपको 45 दोनों ही रॉड का एक्सिस के साथ। तो वही फॉर्मूला लगेगा, एंड से पास हो रहा है एंड 45 एंगल पे है। सो 2 टाइम्स, क्योंकि 2 रॉड है, ml स्क्वायर बाय 3 और साइन स्क्वायर थीटा, 45 एंगल है दोनों का, 1/2 दोनों के लिए सेम है। सो इट कम्स आउट टू बी ml स्क्वायर बाय 3 विच इज मैचिंग विद 5। ओके, यानी कि अगेन आपके ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, क्यू में अगर अपन देखें बहुत ही आसान, क्यू में भी आपको दिख रहा है 3 रॉड्स हैं, 2 रॉड के लिए तो 60 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, पासिंग थ्रू एंड। एक रॉड के लिए पासिंग थ्रू एंड नहीं है, उसके लिए आपको पैरेलल में प्रयोग करना पड़ेगा, दिख रहा है। सो 2 टाइम्स इन दोनों का तो कितना हो गया, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना है, थीटा 60 रॉड का एक्सिस का, ठीक है, विच इज 3/4 प्लस इस रॉड के लिए देखिए, इस रॉड के लिए ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये लेंथ कितना है भाई, √3l/2, इतना लेंथ है। सो m इधर 0 प्लस m 3l स्क्वायर बाय 4, ये देखिए कितना आता है, दिस कम्स आउट टू बी 2/4 प्लस 3/4 5/4 ml स्क्वायर, 5/4 ml स्क्वायर विच इज नंबर 1। सो 5 1। अब देखिए आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 1 मतलब यही ऑप्शन होना पड़ेगा। दीज टू आर क्लियरली रॉन्ग। फिर भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। दिस इज आर में चारों ही रॉड का एंगल 45 डिग्री है, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, चारों ही रॉड का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 45 डिग्री एंगल, बहुत इजी। 4 टाइम्स ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन हाफ, सो ये बनता है 2/3 ml स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर 4 पे आ रहा है। और S जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, देखिए 2 रॉड्स हैं 30 डिग्री एंगल पे ऐसे से घूम रहा है, सो 2 टाइम्स ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा इज 1/4 बनेगा ml स्क्वायर बाय 6 विच इज 2। सो 5 4 1 2, दिस इज द मैचिंग, ऑप्शन A इज करेक्ट। ये था हमारा पेपर 1 के सारे सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम पेपर 2 के भी सॉल्यूशंस लाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट है वो बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। आपका पेपर कैसा रहा, कितना आपको मुश्किल लगा, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, और क्या आपका एनालिसिस है इस पेपर को लेके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।